तो आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि आपको ये प्रोग्राम करने का मौका मिल रहा है, और घर बैठे बैठे आप कर रहे हैं, और डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन चल रहा है। सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अपने रिग्रेट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, मैं रिग्रेट्स भी शेयर करूंगी आज साथ में। कुछ ना कुछ रह जाता है। अगर सपोज मेरा रह गया कुछ, जो मैंने नहीं किया, या मैंने अपने बच्चे को नहीं सिखाया, या मैंने खुद नहीं सीखा, तो मैं चाहती हूँ कि वो चीज और किसी के साथ ना हो। ठीक है। तो ये जो जर्नी है, तो जो पैप की जर्नी है, उस जर्नी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो कोई अगर अपने कैमरा ऑन करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं कुछ क्वेश्चंस या कुछ 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 बातचीत मैं करना चाहती हूँ शुरू में, कि कुछ बातचीत कर लें हम आपस में। क्योंकि अभी हम जो 4 वीक पे आ गए, कि काफी सारे आपके लेसन्स हो चुके हैं। काफी सारे हमारे डोमेन से वो कवर हो चुके हैं। हमारे एकेडमिक हो गया है, हमारा फाउंडेशन स्किल्स हो गया है, हमारा सेंस इंटीग्रेशन हो गया है, कम्युनिकेशन हो गया है, प्ले स्किल्स हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं से आपने सब कुछ नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ आप सबने अपने अपना ले लिया है, कि हाँ ये मेरे को बहुत काम आएगा, या ये मुझे पता नहीं। तो पहले शुरुआत करते हैं ऑटिज्म से। तो आपने कैसे समझा है अभी ऑटिज्म? क्या है ये ऑटिज्म? थोड़ा सा कोई बताइएगा। अयान है, अयान की मम्मा है, और शायद नवप्रीत कौर मैम है, आभा जी है, ऋषि टंडन है। वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंस? जो भी सीख रहे हैं, ऐसे कोई टेस्ट नहीं हो रहा है आपका, लेकिन जो आपको इनपुट ले रहे हैं, वो इनपुट कैसा, मतलब इनपुट को आप कैसे ले रहे हैं, तो उसके बाद फिर मैं शुरू करूंगी। तो कोई डरने की और घबराने की बात नहीं है। ठीक है। क्योंकि जबरदस्ती तो मैं करती नहीं हूँ किसके साथ भी, बस मीठी मीठी डांट लगाती हूँ अगर फिजिकल में आप आएंगे मेरे पास तो। मैम ऑटिज्म। आई कैन गो विद दिस। हाँ बताइए, दीपिका मैम जी। बेसिकली लवप्रीत है मैम। सो मेरे हिसाब से ऑटिज्म इज एक वन ऑफ द डिसऑर्डर इन द वाइड रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम, जिसमें ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम में फॉल करता है, जिसमें बच्चे की डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज हो सकती है बच्चे की। So I don't like to use the word disability, but in this spectrum, the main challenges are in communication, social, cognitive, and so there are different Yes, number of yes. challenges in different areas because of the deficit in the brain. So the deficit is in the central coherence deficit, incident theory of mind, and also the executive functioning. So there are three deficits. So that impacting the social communication, cognitive, and different areas in child's development. So, but and you guys are working to empower us to how we can cover these gaps and work on the child development, though the challenges are there. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। आपने काफी थ्योरेटिकल बताया है, आई एम वेरी हैप्पी। तो बिल्कुल सिंपल भाषा में कि ऑटिज्म, ऑटिज्म मतलब एक बच्चा अपने एनवायरनमेंट में कनेक्ट होने में मुश्किल होती है। जो एनवायरनमेंट में लोग हैं, जो लाइव चीजें हैं, उनसे हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। हम कनेक्ट होते हैं उन चीजों से जो लाइव नहीं है, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स हैं, या फिर कलर्स हैं, या फिर शेप्स हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा में, कि मुझे अपने उस प्रेजेंट एनवायरनमेंट में कनेक्ट होने में परेशानी है, और स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में अपने आप को चेंज करने में परेशानी है। कि अगर मैं किसी नए एनवायरनमेंट में जाता हूँ, तो सडन में चेंज नहीं कर पाऊंगा अपने आप को। मैं जिस जोन में हूँ, मुझे उसमें टाइम लगेगा। मुझे यहाँ से यहाँ आने में टाइम लगेगा, मुझे यहाँ पे स्पेसिफिक चीजें चाहिए, तब मैं ट्रांजेक्शन कर पाऊंगा। तो बिल्कुल सिंपल भाषा में ये है कि मेरे को अपना एनवायरनमेंट को अपनाने में परेशानी होती है। तो जो मैम ने बताया कि पूरे डेफिसिट्स होते हैं, उन डेफिसिट्स के गैप को हम कैसे भरेंगे, तो वो स्ट्रैटेजी कौन कौन सी है? तो कोई सबसे पहले स्ट्रैटेजी? जो पेप में हमें बताया गया कि स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट इज मेन थिंग। विजुअल्स सबसे पहले तो बहुत हेल्प करते हैं बिकॉज कम्युनिकेशन नहीं है। तो बच्चों यस। को आप जो भी कह रहे हो तो उसको वो समझ नहीं आ रहा। जैसे आपका जो हुआ था सेशन, उसमें आपने केस स्टडी के बारे में बताया था कि वो बच्ची वो फेंकती थी कैसे। तो आपने कैसे उस चीज को अपने बिहेवियर को एनालाइज किया और कैसे वो सारी एंटीसीडेंट यस। को रिमूव किया।
तो आपने फिर वैसे कैसे उसका बिहेवियर ठीक किया और उस बच्ची ने कैसे प्रोग्रेस करी? सो दीज आर देयर आर वेज, स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट और विजुअल शेड्यूल इज अ मस्ट, एंड देन बिहेवियर एनालिसिस, इस पे काम करना है, और फिर कम्युनिकेशन के ऊपर। तो देयर आर नंबर ऑफ वेज। और जैसे एक मैम का सेशन हुआ था लास्ट टू लास्ट, आई थिंक फ्राइडे को हुआ था, तो उन्होंने बताया था कि लर्निंग भी करवाने का तरीका है कि जैसे जो हम लर्निंग करवाते हैं तो उसमें मैचिंग, सॉर्टिंग, इमिटेशन वहां से स्टार्ट करते हैं, सीधा एकेडमिक नहीं आ जाते। So these are जी the things, and we are really blessed to have connected with you all. Thank you so much for this knowledge. है, ठीक है, बहुत ठीक बता रहे हो आप। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जितनी भी चीजें आपको बताई गई हैं, जो बताई जा रही हैं, ये बहुत सारा भंडार आपको दिया जा रहा है। हाँ इसको जी। आप बिल्कुल सिंपल तरीके से अपने जीवन में डाल लें। हम्म, ऐसा नहीं कि याद करें कि वो सिखाया था, वो बताया था, नहीं, आपको याद नहीं रहेगा। हमें हम्म, हम्म, जब तक कि, जैसे कि कुछ कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, आपको वो सारी चीजें अपनी लाइफ लाइफ में डालनी पड़ेंगी, कि हाँ वो जी। आपको एक पार्ट ऑफ लाइफ बनाना होगा। तो जो हमारी ये स्ट्रैटेजीज हैं या टेक्निक्स हैं, जैसे स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर के लिए एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा। जब आप इसको अपने बिल्कुल डेली रूटीन में शामिल करोगे, तो आपको खुद को पता होगा ये करा ना, तो ये, और ये खाना खाना मैट का है ना, या फिर जो भी चीज आप कर रहे हो उसमें स्ट्रक्चर आपके ने अंदर आ जाएगा। तो वो चीज अब आपके आनी चाहिए, क्योंकि अब हम थोड़ा पैप में इधर आ गए हैं, हम बिल्कुल फिनिशिंग लाइन पे आ रहे हैं। विजुअल प्रॉम्प्ट्स या रिमाइंडर्स। तो आप जब भी कुछ करें, तो आपको जब आप कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, कोई नई चीज सिखा रहे हो, कोई नई चीज, कहीं नई जगह पे जा रहे हो, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि इसका विजुअल होना चाहिए मेरे पास, कि मुझे इसको ये बताना है। आज हम नए स्कूल में जा रहे हैं, हमें कुछ ऐसे वर्ड्स और ऐसी पिक्चर्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, एसोसिएट करना पड़ेगा, कि मेरा बच्चा उस पिक्चर का मतलब समझ जाए। कभी कभी हम, ऐसा जरूरी नहीं होता है कि हम पर्टिकुलर एक पिक्चर यूज करते हैं कि इस चीज की ये पिक्चर होगी। हमारे बच्चे, हमारे अपने बच्चे एक प्लेन कार्ड से भी सीख जाते हैं। अगर मैंने किसी प्लेन कार्ड को एक नाम दे दिया, मैंने एक प्लेन कार्ड को एक सिंबल बना दिया किसी चीज का, कि ये प्लेन कार्ड जब भी मैं आपको दूंगी, तो आपको, जब मैं आपको रेड कार्ड दूंगी, तो आपको एप्पल मिलेगा। बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, रेड कार्ड का मतलब एप्पल, ठीक है, येलो कार्ड का मतलब बनाना, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप जब एप्पल खिला रहे हो तो एप्पल ही दिखाना है। अगर आपके पास कोई कार्ड नहीं है, तो आप एक पेपर भी यूज कर सकते हो, एक सिंबल के जैसे एक ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हो। अगर आपको बताना है कि अब हम ये खाएंगे, तो स्पून भी दिखा सकते हो, ईटिंग टाइम। जरूरी नहीं कि ईटिंग की पिक्चर ही होनी चाहिए आपके पास, तो आप स्पून दिखाएंगे, स्पून का मतलब, लेकिन वो आपको बार बार सेम चीज यूज करनी होगी। ऐसा नहीं कि कभी स्पून दिखाया और कभी कुछ दिखाया। तो मतलब इसको इजी बनाओ, जो भी आपको सिखाया जा रहा है उसको बिल्कुल अपने लेवल पे आकर के उसको इजी बनाना है आपको। तो हमारे जो मेन तीन टेक्निक्स हैं, वो आपको डेली लाइफ में डेली यूज करने हैं। वो है स्ट्रक्चर, वो है विजुअल प्रॉम्प्ट और विजुअल्स, और वो है, एक है रेनफोर्समेंट। बाकी के जो थ्री टूल्स है, वो हम बच्चे को आराम से जब स्टडी कराते हैं, अगर मुझे स्पेसिफिक कोई चीज बच्चे को सिखानी है, तो मैं सोशल स्टोरी यूज करूंगी स्पेसिफिक चीज सिखाने के लिए। हर समय तो मैं सोशल स्टोरी यूज नहीं कर सकती ना। ऐसी सेम कम्युनिकेशन, ऐसे कम्युनिकेशन तो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन जब मुझे किसी स्पेसिफिक चीज को सिखाना है बिठा करके, तब मैं कम्युनिकेशन टूल्स यूज करूंगी, तब मैं एएसी पे बिठा के काम करूंगी। लेकिन ये जो तीनों टेक्निक ये एनवायरमेंट में चलती है। जब भी आप कुछ सोच रहे हो, तब आपको यूज करनी है। आपका सेंसरी इंटीग्रेशन का हो चुका है वेबिनार, ठीक है, उसका थोड़ा सा बताइए। अगर सेंसरी इंटीग्रेशन है, अगर आज मैं कोई बात आपसे करती हूँ, मैं ईटिंग स्किल्स की बात करूंगी, मैं टॉयलेटिंग की बात करूंगी, या फिर मैं प्ले की बात करूंगी, तो सबसे पहले हमारा आएगा एक टॉपिक सेंसरी इंटीग्रेशन। क्योंकि हमें ये हमेशा याद रखना है कि मेरे बच्चे को कहीं इस एनवायरमेंट में कोई सेंसरी डिफिकल्टी तो नहीं हुई है। तो ये हमेशा याद रखना है। तो उसको कैसे जज करोगे आप कि कौन सी प्रॉब्लम हो रही है मेरे बच्चे को? कोई एग्जाम्पल है? मैम जैसे मैम एक जो तो बताया साउंड गया से था। होती है, जैसे कि हम कहीं बाहर ले जाते हैं। एक बार हम अमृतसर गए थे, तो वहां पे जो वाघा बॉर्डर है, तो वहां पे इतनी तेज तेज आवाजें आ रही थी, तो वो ऐसे ऐसे कर रहा था और वो रोए जा रहा था। तब हमें समझ नहीं आता था ये क्या कर रहा है, क्यों रो रहा है। यस। तो अब समझ में आता है उसको सेंसरी इशू है, था मतलब है। सेंसिटिव इशू है उसको साउंड से, ठीक साउंड है। से, हाँ। तो हाँ, वो फिर हाइपर सेंसिटिविटी है या हाइपो है? ये भी बताया होगा ना आपको वर्कशॉप में।
मैम एक्चुअली मैंने ना वो वाली वर्कशॉप अटेंड ही नहीं करी थी, वही मुझे अच्छा अच्छा। हाँ जी, मुझे करनी है अभी वो वाली। मैं ओके। 3-4 क्लासेस मेरी छूट गई हैं, अच्छा ठीक उस है। पे मैं देखना है मुझे। हाँ जी। मैम तो आई जो थिंक ये जो बता रहे हैं ये हाइपर सेंसिटिविटी है, ही इज यस, अवॉइडिंग द साउंड, अच्छा। अवॉइडिंग, ओके। अवॉइड कर रहा है साउंड। यस। हाइपर मतलब ओवर, ओवर स्टिमुलेशन आ रहा है आपको, ओवर इंफॉर्मेशन आ रही है। अगर आप हम्म। किसी चीज को अवॉइड करना चाह रहे हो तो आपके पास ऑलरेडी बहुत है, आपके पास ऑलरेडी अच्छा। एनवायरमेंट से वो आपकी वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा आपके पास ऑलरेडी आए जा रही है, आप उसी से कोप कर रहे हो। ठीक है, हमारा बच्चा हम्म। उसी से कॉप कर रहा है, लेकिन उसको वो एडजस्ट करना सीख रहा है क्योंकि वो उतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन अचानक से फिर बहुत ज्यादा आ जाती है कोई चीज, तो फिर उस समय पे उसका सेंसिटिव ओवरलोड हो जाता है, फिर हम मेल्टडाउन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। अच्छा ठीक है। और मेरे साथ थोड़ी बातें करी जाए, पीपीटी पढ़ पढ़ के भी ना आप लोग बोर ना हो जाओ कहीं। ठीक है, तो मैं सेंसरी इंटीग्रेशन इसीलिए डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि जो हमारे आज जो मेरे दो टॉपिक्स हैं, कॉमन टॉपिक्स हैं, ईटिंग स्किल्स और टॉयलेटिंग स्किल्स भी 1-2 दिन में हो जाएगा। उसमें हमें सेंसरी डिफिकल्टीज का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है। लेकिन हम जब भी कोई चीज, अगर मैं आज अपने बच्चे को 1-to-1 सेशंस लेती हूँ, चाहे मैं उसको एकेडमिक करा रही हूँ, चाहे मैं उसको नंबर सिखा रही हूँ, मैचिंग सॉर्टिंग सिखा रही हूँ, तो उसमें भी मुझे अपने बच्चे की वो क्या उसका सेंसरी इस वक्त जो उसका सेंसरी डिफिकल्टीज है वो सेटल है। अगर मेरा बच्चा ऑलरेडी परेशान है, ऑलरेडी उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वो ओवर ओवर स्टिमुलेट हो रहा है या वो अंडर स्टिमुलेट है, तो तभी वो लर्निंग वाली मोड में उतना अच्छा नहीं है। तो पहले तो मुझे वो चीज करनी पड़ेगी ना उसकी, तभी वो सीखने के लिए तैयार होगा। तो जब भी क्योंकि ऑटिज्म में ये कॉमन है, सेंसरी इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम कॉमन है। लेकिन बच्चों किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, किसी किसी बच्चे की शुरू में ज्यादा होती है, किसी किसी बच्चे की थोड़े 4 3 4 इयर्स के बाद आती है, तो हर बच्चे का अलग होता है। लेकिन क्योंकि अब आप पैप कर रहे हो और ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो आपको तो इतना पता होना चाहिए कि अब जब मैं कोई भी काम अपने बच्चे से कर रही हूँ तो मेरे बच्चे का इस वक्त सेंसिटिव इंटीग्रेशन इस वक्त कैसा है, क्योंकि ये चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं कि पूरे दिन रहता है या पूरे हर जगह पे रहता है। कभी कभी आप हमें खुद पता नहीं चलता कि बच्चा अभी मेरा हैप्पी जोन में था और अचानक से फिर वो येलो जोन में भी चला जाता है। तो वो कभी कभी उसमें सेंसिटिव इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो अब हम अपने टॉपिक पे आएंगे। टॉपिक बहुत कॉमन सा है, ईटिंग स्किल्स। ऐसे कॉमन लगता है और है भी कॉमन, लेकिन कई बार कुछ बच्चों को बहुत स्ट्रगल होता है ईटिंग में। तो डिफरेंट टाइप के स्ट्रगल हो सकते हैं। किसी बच्चे का स्ट्रगल कुछ और है, किसी बच्चे का कुछ और है। अगर बच्चों के स्ट्रगल अलग अलग हैं तो उनकी रीजन भी अलग अलग होंगे। तो सबसे पहले जो हमारा एक फोकस होना चाहिए, जैसे मैंने अभी बात करी सेंसरी इंटीग्रेशन की, सेंसरी डिफिकल्टीज की, तो ऐसे ही जब हम कोई भी चीज अपने बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं या मेरा बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, तो मेरा सबसे पहले जो ध्यान जाना चाहिए उसकी डिफिकल्टीज पे जाना चाहिए। कि अगर मेरा बच्चा ये एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, अगर मेरा बच्चा च्यूइंग नहीं कर पा रहा है, या मेरा बच्चा पर्टिकुलर खाना नहीं खा पा रहा है, या मेरा बच्चा बैठ के खाना नहीं खा पा रहा है, या फिर मेरा बच्चा बहुत सारा खाना अवॉइड कर रहा है, पर्टिकुलर पिकी ईटर बन गया, तो उसका कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। तो वो रीजन जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप बोलते हैं ना अगर डायग्नोज हो गया तो ट्रीटमेंट हो ही जाएगा, तो ऐसे ही पूरा हम सबकी जर्नी होती है, हमारी भी ऐसी है। ऐसा नहीं कि हमारे बच्चों के लिए ये है। अगर मुझे आज पता चल जाए कि मेरे को इस वजह से डिफिकल्टी होती है, तो फिर मुझे उसका ट्रीटमेंट भी पता है, या तो मैं उसको अवॉइड करना शुरू कर दूंगी या उस एक्टिविटी का टाइम चेंज कर दूंगी। अगर मुझे पता है कि रात को देर से सोने से फिर सुबह मेरे को दिक्कत होती है, तो आपको कारण पता चल गया तो आप उसका सोल्यूशन भी कर लेते हो। तो आज का जो टॉपिक है वो है ईटिंग स्किल्स। तो आज हम इसको ना थोड़ा फास्ट करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बाद में हम ना प्रॉपर क्वेश्चन आंसर भी कर पाए। अगर जिस जिस बच्चे की भी जो भी ईटिंग में डिफिकल्टी है उसको हम अभी के अभी सॉल्व कर पाए, क्योंकि मैं देख रही हूँ व्हाट्सएप पे तो इतना ज्यादा कुछ आ नहीं रहा है। ठीक है। तो ईटिंग मतलब फूड। फूड मतलब हमारा जो एक शरीर, हमारा जो फ्यूल ऑफ द बॉडी है वो हमारी ईटिंग है। कि जो भी खाना हम खाते हैं, जो हमारा इंडियन कल्चर है, तो हम अपने इंडियन कल्चर के हिसाब से सारा डिजाइन किया है हमने। तो ये जो खाना है वो
ईटिंग हेल्दी फूड, एक्चुअली ईटिंग हेल्दी फूड इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक लाइफ स्किल। एक ये वाला, क्योंकि बहुत ज्यादा टॉपिक आता है कि मेरा बच्चा ये खा लेता है, चिप्स खा लेता है, कुकीज खा लेता है, केक खा लेता है, खाना नहीं खाता, तो इसका मतलब अभी हमें ईटिंग स्किल्स पे काम करने की जरूरत है। तो डिफिकल्टी क्या क्या हो सकती है ईटिंग से, पर्टिकुलर ईटिंग करने में मेरे बच्चे को क्या डिफिकल्टी हो सकती है? वो हो सकती है ओरल मोटर सेंसिटिविटी, उसकी सेंसरी डिफिकल्टीज हो सकती है। इसको नंबर 1 पे ही रखा गया है क्योंकि ज्यादातर कॉमन ये होता है। सेंसरी डिफिकल्टीज की वजह से हमारे बच्चे को कुछ पर्टिकुलर खाना खाने में डिफिकल्टी हो सकती है। सेंसरी डिफिकल्टी नंबर 2, इंट्रोसेप्शन सेंस। इसके बारे में आगे जाके सबके बारे में अलग अलग से बात करेंगे। पुअर इमोशनल स्किल्स, मेडिकल कंडीशन एंड पुअर एक्सपोजर टू वैरायटी ऑफ फूड। ये कुछ डिफिकल्टीज मैंने लिखी है, हो सकता है कि आपकी कुछ और भी हो सकती है। तो आपको अपने बच्चे को अच्छे से असेस और ऑब्जर्व करना होगा। और फिर अगर आपको लग रहा है कि नहीं इनमें से कोई नहीं, मेरे बच्चे की तो ये है, तो अगर आपके बच्चे की कोई भी डिफिकल्टी है तो आई थिंक इसमें से किसी ना किसी एरिया में वो आ जाएगी और उसका सोल्यूशन भी हो जाएगा। तो वो जो डिफिकल्टी थी वो खाने में डिफिकल्टी है कि मेरा बच्चा जब खा रहा है तो उसको अंदर खाने में डिफिकल्टी होती है। लेकिन ये जो डिफिकल्टी है वो इंडिपेंडेंट ईटिंग में है। वो खाना तो उसको ना टेक्सचर से कोई प्रॉब्लम है, ना उसको कोई सेंसिटिविटी है, ना ही उसका कोई सेंसरी इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है, लेकिन उसको फिर भी खाना खाने में दिक्कत है। जैसे कि हमने अभी बात करी ना कि चिप्स खा लेता है, कुरकुरे खा लेता है, लेकिन खाना नहीं खाता है। तो ये वो डिफिकल्टी है कि उसके स्किल्स, मोटे मोटे स्किल्स पुअर हो सकते हैं। कि जब मैंने अपने हाथ से जो खाना खिलाया वो तो खा लेता है, लेकिन खुद से खाना खाने में दिक्कत है उसे। लर्न बिहेवियर हो सकता है या फिक्सेशन ऑफ फूड हो सकता है, मतलब वो रिजिडिटी हो सकती है कि हमारे बच्चे ने लर्न कर लिया है कि मैं पर्टिकुलर फूड खाऊंगा, और जो हम उसको नया फूड इंट्रोड्यूस करें वो मैं अभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मतलब एक रिजिडिटी आ गई है, एक पर्टिकुलर फूड्स के साथ मेरे बच्चे का फिक्सेशन हो चुका है। पुअर फाउंडेशन स्किल्स, किसी भी स्किल को सीखने के लिए फाउंडेशन स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम यहाँ काम कर रहे हैं फाउंडेशन स्किल्स के ऊपर, तो तब भी बहुत ज्यादा ईटिंग को ऊपर नहीं रखते हैं। ईटिंग से पहले हम टॉयलेटिंग को प्रेफरेंस देते हैं। और बाकी की जैसे सिटिंग हो गई, हाई हैंड आई कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज हो गई, अटेंशन हो गई, कंप्लायंस हो गया, इन सब पे हमारा फोकस ज्यादा रहता है। अगर मेरे बच्चे के फाउंडेशन स्किल्स अचीव हो जाते हैं तो ईटिंग, टॉयलेटिंग, अदर अदर स्किल्स मेरा बच्चा करने के लिए मतलब अब आगे बढ़ रहा है। पुअर क्लीनिनेस कंसेप्ट, अब मेरा बच्चा खा तो लेता है, एक जगह बैठ के भी खा लेता है, लेकिन फिर होता है कि बहुत ज्यादा हम गिरा देते हैं कि हमसे स्प्लिट हो जाता है और हमें पता नहीं चलता है। या तो हमसे स्प्लिट हो जाता है या फिर हम अपने हाथों को जो हमने खाना खाया इधर उधर अपने कपड़ों पे टच कर लेते हैं। तो उसमें भी इंडिपेंडेंट ईटिंग, जैसे स्कूल, अगर हम अपने बच्चे की स्कूलिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस पे भी हमें काम करना पड़ता है। ओरल मोटर सेंसिटिविटी, अगर मेरे बच्चे को ओरो मोटर में दिक्कत है तो वो क्या क्या हो सकती है? या तो मेरा बच्चे को हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, या फिर मेरे बच्चे को हाइपो सेंसिटिविटी हो सकती है। क्या हो सकती है कि पर्टिकुलर टेक्सचर, या तो मेरे बच्चे को बहुत ज्यादा क्रंची फूड पसंद है। अगर मेरा बच्चा हाइपो सेंसिटिविटी है तो उसको बहुत क्रंची, अगर उसको टेक्सचर वाला है, अगर उसको टेक्सचर वाला है तो उसको क्रंची फूड पसंद होंगे, टाइट फूड पसंद होंगे। अगर मेरे बच्चे को हाइपर सेंसिटिविटी है तो वो उतने क्रंची फूड उसको पसंद नहीं। ठीक है। टेम्परेचर, अगर मेरे बच्चे, काफी सारे बच्चे हैं जिनको या तो बिल्कुल एक फिक्स टेम्परेचर का खाना चाहिए होता है, अगर खाना ठंडा हो गया है तो वो अवॉइड करते हैं। ऐसा स्कूल में देखा जाता है, और खास करके जो बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना, क्योंकि बड़े हो जाते हैं तो मतलब बड़े होने का मतलब एक लर्न बिहेवियर मैंने सीखा है कि मम्मी जब भी मुझे खाना देती है वो इस टेम्परेचर का होता है। अगर यही बच्चा 2 साल का होगा तो हो सकता है उसको टेम्परेचर से इतना फर्क ना पड़े, लेकिन क्योंकि हम इंडियन मॉम्स हैं तो हमें लगता नहीं, फ्रेश फ्रेश बच्चे को खिलाएंगे, गरम गरम खिलाएंगे, तो वो गरम गरम खाना तो हम बहुत शौक से और प्यार से खिला रहे हैं बच्चे को। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने बच्चे को वो सिग्नल दे रही हूँ कि बेटा खाना यही होता है, ऐसे ही होता है, इसी टेम्परेचर का खाना होता है। अगर दाल चावल खाने हैं तो इसी टेम्परेचर पे खाने हैं। बिस्किट से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है गर्म और ठंडे से, लेकिन दाल चावल का टेम्परेचर, मैं मम्मी सालों से 4-5 साल से उसको उसी टेम्परेचर का खाना खिला रही है, तो वो क्या होगा, उसका एक लर्न बिहेवियर होगा कि नहीं दाल चावल तो नहीं घर पे ही खाता है क्योंकि इसको गर्म पसंद है।
लेकिन क्या ऐसा तो नहीं है ना, हम भी ठंडे दाल चावल खा लेते हैं ना। तो ये हमारे एक ट्रेनिंग का पार्ट है कि हमें ये याद रखना होगा कि मैं अपने बच्चे को कोई ऐसी चीज लर्न तो नहीं करा रही हूँ जो आगे जाके मुझे लगेगा उसकी सेंसरी डिफिकल्टी बन गई है, उसको फिक्स टेम्परेचर का खाना चाहिए। तो ये थोड़ा सा अंतर होता है कि कई बार अगर कुछ बच्चे गर्म खाना पसंद करते हैं, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। पहले जब मैं भी पढ़ाई कर रही थी तो अगर कोई बच्चा गर्म ही खाना खा रहा है तो हमें लगता नहीं उसकी सेंसिटिव डिफिकल्टी है, नहीं, सेंसिटिव डिफिकल्टी बन गई क्योंकि हमने बहुत सालों तक उसको सेम चीजें दी, तो वो उसको लर्न, ठीक है। उसके टीथ का प्रेशर कम हो सकता है, अगर मेरे बच्चे की बाइटिंग है, टीथ मतलब जो हमारे पीछे जॉ होते हैं ना, उसका प्रेशर कम हो सकता है। उसका प्रेशर इसलिए कम हो सकता है क्योंकि उसकी जो मसल्स हैं, बिल्कुल फाइन जॉ मसल्स जो है वो पुअर हो सकती है, उसके सोलिंग में दिक्कत हो सकती है कि खाना सोलो करने में मुश्किल हो सकती है, उसकी मसल्स पुअर हो सकती है माउथ की, और जो खाना हम रोटेट करते हैं अपने माउथ में कि जब मैंने इधर खाना खाया तो इधर से इधर ले गई, इधर से इधर ले गई, वो पुअर हो सकता है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं कि मेरे बच्चे को, क्योंकि हर बच्चे का अलग अलग होगा। कोई बच्चा बहुत सारे खाना खा तो लेता है लेकिन उसको सिर्फ ये दिक्कत है कि उसको चबाने में दिक्कत है, ठीक है, तो वो चबा के पूरा नहीं चबाता और उसको ऐसे के ऐसे सोलो कर देता, तो ये सबसे ज्यादा हमारे पास दिक्कत आती है। कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो खाना तो खा लेते हैं, ठीक है, लेकिन क्या करते हैं ना, बहुत देर तक अपने उसमें रहते हैं, ये सबसे कॉमन देखा गया है कि बहुत देर तक एक ऐसे गोला सा बना के अपने उसमें रखेंगे, साइड में रखेंगे, उसको बहुत देर तक चलाते रहेंगे, और फिर मम्मी और पेरेंट्स और टीचर्स बार बार उसको बोलते रहेंगे कि इसको खाओ, इसको च्यू करो, इसको च्यू करो, ठीक है। तो आई थिंक ये जो हमारी स्पीच की और वर्कशॉप वगैरह हुई होंगी, तो ये जरूर आपको बताया गया होगा। इंटरसेप्शन सेंस ये भी आपको बताई गई होगी। तो जो ये सेंस होती है, टोटल हमारी 8 सेंस होती हैं, तो मुझे सारी सेंस बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सेंसिटिव इंट्रोडक्शन अच्छे से कर चुके हैं, आई होप, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ। तो ये जो 8 सेंस है, इसको 8 सेंस बोला गया है, इंटरसेप्शन सेंस, ये एक अकेली ऐसी सेंस है जो हमें बाहर की इंफॉर्मेशन नहीं देती है, जो हमें अंदर की इंफॉर्मेशन देती है, हमारे बॉडी के अंदर की इंफॉर्मेशन देती है। बाकी सारे सेंसेस हमें बाहर से इंफॉर्मेशन देती है, बाहर के इनपुट देती है, फिर हम उनको इंटीग्रेट करते हैं और फिर हमारी वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जाती है, ठीक है, हम उनको फिल्टर करते हैं, एक जो प्रोसेस होता है पूरा, उस प्रोसेस से होकर इंफॉर्मेशन हमारे पास जाती है और फिर हम उसका रेस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसी सेंस है जो हमारी बॉडी के अंदर होती है और जो हमें अंदर का बताती है, कि हमें सब कुछ बताती है कि हमें भूख लग रही है, हमें प्यास लग रही है, हमें ठंड लग रही है, मतलब ठंड, हमें गर्मी लग रही है, हमारा पेट भर चुका है, अब मैं और खाना नहीं खाऊंगा, हम बोलते हैं ना नहीं अब बहुत ओवर हो गया है, तो एक फील आती है ना, तभी तो हम बोलते हैं कि फील आ गई, कि नहीं बस अब नहीं हो पाएगा, अब और रोटी नहीं चाहिए मुझे। टॉयलेट, अगर टॉयलेट की नीड हो रही है, अगर मेरे कहीं पेन हो रहा है, आपने देखा होगा ना हमारे बच्चे पेन के लिए बड़े अंडर अंडर सेंसिटिव होते हैं, पेन बहुत बच्चों को पता नहीं चलता है, हार्ट बीट की खबर भी यही सेंस देती है, और इमोशंस की भी, मतलब इमोशंस भी तो हमारे अंदर होते हैं ना, हमारे अंदर से जब हमारे ब्रेन में सारे वो केमिकल्स बनते हैं तो इमोशंस बनते हैं अलग अलग, तो इमोशंस की भी जो इन्फॉर्मेशन है वो इंटरसेप्शन सेंस में देती है। तो अगर ये सेंस में भी हाइपो या हाइपर सेंसिटिविटी है तो हमें ये सारी मुश्किलें आएंगी, हमें ठंड का पता नहीं चलेगा, बहुत सारे बच्चे हमारे पास जो ठंड में जूते चप्पल नहीं पहनते हैं, चिल ठंड में भी, लेकिन ऐसा तो नहीं है उनको सेंस का पता नहीं चल रहा है तो हम उन्हें सिखाएंगे नहीं, ठंड तो उनको उतना ही नुकसान देगी ना, भले ही उनको पता चले या ना चले, अगर किसी भी चीज से कोई नुकसान होना है तो उतना ही होगा जितना हमें, तो उन्हें भी उतना ही होगा। तो सिखाना तो हर कंडीशन में है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हाँ अगर इसको पता नहीं चल रहा है तो इसको कैसे सिखाएंगे फिर, ठीक है, क्योंकि ये कोई इतना आसान तो नहीं होगा कि मैं उसके अंदर वो चीज अब पैदा कर दूं कि अब तुम फील करना स्टार्ट कर दो, तो वही सारी टेक्निक्स यूज करेंगे, स्ट्रक्चर यूज करेंगे, विजुअल यूज करेंगे, ठीक है। मेरी आवाज वगैरह आ रही है सर? Yes, ma'am. मैम। थैंक यू सो मच। अब इस सेंस में थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्योंकि ये हमारी भूख से और प्यास से जुड़ी हुई है, ठीक है, क्योंकि आज ईटिंग स्किल का ही है, बाकी सेंस की बात नहीं करेंगे, हालांकि बाकी भी जुड़ी हुई है, ठीक है। अगर मेरा बच्चा बहुत ओवरलोड है सेंसरी इनपुट से तो क्या वो खाना खाएगा? नहीं खाएगा तब भी, ठीक है, या तो वो ज्यादा खाएगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये वाली सेंस
हमारे ईटिंग से, हमारे फूड से, हमारे डाइजेशन से जुड़ी हुई है। तो अगर मेरे बच्चे को पता ही नहीं चलता है कि उससे भूख कब लग रही है, प्यास कब लग रही है, तो हम विजुअल रिमाइंडर्स यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि आजकल तो बहुत कॉमन है, सबके वॉच में अलार्म लगते हैं पानी पीने के। जब हमें जरूरत पड़ रही है ना हमें जरूरत, क्योंकि डॉक्टर ने बोला भाई 3 से 4 लीटर पानी पीना है। अब हमें तो याद नहीं रहता, जबकि हमें, इसका मतलब हमें पानी की जरूरत तो है, लेकिन जब मुझे प्यास लगती है तब तो मैं फटाक से पानी पीती हूँ। लेकिन अभी मेरे को, मेरी बॉडी को तो जरूरत है, लेकिन मुझे वो फील नहीं आ रही है प्यास की, क्योंकि मेरा ध्यान, मेरी अटेंशन किसी और चीज में ज्यादा लगी हुई है। तो फिर हमने साइंस ने क्या निकाला कि भी पानी बहुत ज्यादा जरूरी है शरीर के लिए। तो रिमाइंडर्स आने लगे, हमारे वॉच पे आने लगे, बहुत सारी ऐप बन गई पानी पीने की, वो आपको बताती हैं। तो जब हमें हमें कोई बता रहा है, तो क्या हम अपने बच्चों को ना बताएं? जब मेरे बच्चे को तो थोड़ी दिक्कत भी है, उसको पता नहीं चल रहा है कि कब पानी पीना है, तो हम क्या यूज करेंगे? विजुअल रिमाइंडर यूज करेंगे। अब विजुअल रिमाइंडर वही एक, अगर भाई हम पानी की फोटो अपनी दीवारों पे लगा दें, अपने कम्युनिकेशन फोन पे लगा दें, तो जब वो उस पानी की फोटो को देखेगा तो उसको एक रिमाइंडर जाएगा। कितनी बार हम भी अपना लगा के रखते हैं। ठीक है, तो हम विजुअल रिमाइंडर्स यूज करेंगे, और टाइम टाइम पे उनको याद भी दिलाएंगे कि तुम्हारा पानी पीने का टाइम है। ठीक है, या आपके खाने खाने का टाइम। और या फिर जो भी उसको जो भी प्रॉब्लम आ रही है इंटरसेप्शन सेंस की वजह से, तो उसके लिए हम विजुअल रिमाइंडर यूज करेंगे। आइडेंटिफिकेशन एंड मैचिंग पर्टिकुलर सेंसेशन। ठीक है, मतलब अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि ये जो मेरे पेट में जब कुछ होता है, तो ये इसके बाद क्या होना चाहिए। अगर मुझे लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि इसने 6 घंटे से कुछ नहीं खाया है, या 4 घंटे से कुछ नहीं खाया है, तो फिर ये हमारा फर्ज बनता है कि उसको ये बताना कि बेटा भूख लग रही है, मम्मी को भी बहुत भूख लगी है, पेट पे हाथ रख के। ठीक है, ये भूख, यहाँ भूख लगती है। और फिर उसको वो कार्ड दिखा सकते हो जो पर्टिकुलर, जब मैंने शुरू में बात की थी ना, कि एक कार्ड में एसोसिएट कर सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर कार्ड या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हम एसोसिएट कर सकते हैं भूख से। चम्मच से रिलेट कर सकते हैं, कटोरी से रिलेट कर सकते हैं कि भूख भूख लगी है, अब खाना खाना पड़ेगा। और फिर आपने खाने का कार्ड खा दिया, मतलब जब भूख लगी तो हम खाना खाते हैं। ठीक है, तो तभी तो उसको पता चलेगा कि जब पेट में ऐसे कुछ होता है तो भी तो वो चम्मच उठा के लाएगा। नहीं तो ज्यादातर बच्चों का कम्युनिकेशन क्या होता है? रोना होता है। क्यों होता है? जब उनको वो भूख लगती है तो उन्हें समझ नहीं आता है उस समय पे कि क्या करें। तो वो कम्युनिकेशन का पार्ट है वैसे, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए तो हम वो लेके आ रहे हैं ना, कुछ पिक्चर लेके आ रहे हैं या हम बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर हम उनको सेंसेशन को ही आइडेंटिफिकेशन करना सिखा दें, कि जब ये वाला जो टाइम है, जब हम खाना खाने बैठ रहे हैं, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये सच में इसने बहुत देर से कुछ नहीं खाया है, तो अगर मुझे भूख लग रही है तो मेरे बच्चे को भी लग रही होगी। अगर मैंने बहुत 2 घंटे से पानी नहीं पिया क्योंकि हम बाहर गए हुए थे, पार्क गए हुए थे, पार्क से आगे किसको प्यास नहीं लगती है? शायद ही कोई होगा जिसको प्यास ना लगती हो। तो ऐसे समय पे उनको वो आइडेंटिफिकेशन कराना है उस पर्टिकुलर सेंस का, क्योंकि भूख प्यास ये दिख नहीं रही है, लेकिन क्या करना है आपको? एक विजुअल देना है इसका, इसका भी एक विजुअल देना कि बेटा ये प्यास होती है, प्यास लगी है, पानी पियेंगे, तो चाहे वो पानी का ही कार्ड क्यों ना हो, लेकिन उसको वो आना चाहिए कि इसको प्यास बोलते हैं, इस सेंसेशन को के लिए पानी पिया जाता है। ऐसा ना हो कि उसे वो सेंसेशन हो रही है, फिर मेल्ट डाउन हो रहा है, फिर क्या हम क्या करते हैं, उसको प्यास लग रही होगी जो जल्दी से बोतल लेके आते हैं। ऐसे ही होता है, हमेशा ऐसे होता है कि जैसे ही बच्चे ने रोया, अरे इसने खाना नहीं खाया था, उसके अगर उसको वो सेंसेशन आ गई, तब वो उसको बताना और इजी हो जाएगा, क्योंकि उसका कॉग्निटिव थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा उसकी तरफ। ठीक है, माइंडफुल बॉडी स्कैनिंग। भूख क्या है ना, अंदर की सेंस है। ठीक है, और प्यास भी अंदर की सेंस है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? अपनी बॉडी अवेयरनेस पे काम करना। ठीक है, कि अगर मेरी बॉडी अवेयरनेस है, क्योंकि हर स्किल को सीखने के लिए मेरे को बॉडी अवेयरनेस तो आनी ही चाहिए। ठीक है, तो बॉडी अवेयरनेस पे काम करेंगे, बॉडी को स्कैन कराएंगे रुक रुक के। ठीक है, इसमें हम प्ले वे टेक्निक बहुत यूज करते हैं, मैं आपको बताती हूँ हम अपनी क्लास में कैसे कराते हैं बॉडी स्कैनिंग और बॉडी अवेयरनेस। हम सारे बॉडी पार्ट्स को टैप कराते हैं, बिल्कुल सिंपल टेक्निक है जो योगा वाले भी कराते हैं, कि अभी 5 टाइम्स इसको टैप करेंगे। तो जब हम इसको जब ऐसे टैप कर रहे हैं, तो हमारा पूरा जो ध्यान है इस पे चला गया है। इसको बोलते हैं माइंडफुल बॉडी स्कैनिंग। ठीक है, तो इसको हम काउंट से करते हैं, और 5 to 10 टाइम्स तो हम कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना कम ही टाइम होता है। तो फिर हमने कहा हेड को करेंगे, टैप योर हेड। बोलते नहीं है, हम बोलते हैं अप टू डाउन करेंगे, तो हेड, फिर शोल्डर्स, फिर चेस्ट, टम्मी को करते हैं, टम्मी को टैप करेंगे। तो ऐसा फुल बॉडी को हम टैप कराते हैं।
ठीक है, तो उससे क्या होता है, एक उनकी स्कैनिंग हो जाती है और अवेयरनेस आती है बॉडी, और बहुत प्ले वे में करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी कि यूज प्ले वे मेथड। आप अपने बच्चे को दूसरे और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है उसको सिखाने के लिए, जब आपने बहुत तेज रेस करी, बच्चे के साथ आप बहुत तेज दौड़े, तो उसकी हार्ट बीट बढ़ेंगी, आपकी भी बढ़ेंगी, तब आप उसका हाथ अपने उस पर रख के कराएंगे, देखो मम्मी का हार्ट। ठीक है, तो वो भी एक बॉडी स्कैनिंग है। ठीक है, ऐसे ही बच्चे का आप कराएंगे, तो उससे क्या होगा ना, उसको पता चलेगा कि मेरी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, ये एक दिन में नहीं आता है। ब्रीथ ब्रीथ को स्कैन कराएंगे। ब्रीथ को कैसे स्कैन कराएंगे, आप अपने बच्चे का हाथ अपने पेट पे रखेंगे या रखेंगे, और जब आप ब्रीथ करेंगे ना अपने बच्चे, आप जब आप ब्रीथ करेंगे तो आप अपने पेट को फुलाएंगे, क्योंकि फूलता ही है पेट जब आप, तो जब आप करोगे इन तो आप बताओगे कि पूरी हवा अंदर चलेगी, और फिर जब आउट करोगे तो पेट को अंदर करोगे, तो उससे उसको एक फील मिलेगा। फील मतलब फील के थ्रू सिखाएंगे, क्योंकि ये सब चीजें हम दिखा नहीं सकते हैं। तो ऐसे ही हम भूख को भी बताएंगे कि भूख जो है वो कहाँ लगती है, टम्मी के अंदर लगती है। बिकॉज खाना खाने के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन हंगर ही है। अगर भूखा होगा, बोलते हैं ना बस भूख लगी होनी चाहिए फिर बच्चे कुछ भी खा लेते हैं, सच है ये। अगर बच्चे कई बार इसलिए भी खाना खाना नहीं सीखते हैं या पर्टिकुलर चीजें इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि उनको तो भूख नहीं लगी होती है। ठीक है, या तो उनको भूख नहीं लगी है या फिर उनमें सेंसिटिविटीज है। ऑलवेज रेस्पेक्ट सेंसिटिव। ठीक है, और इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स, कि अभी मेरे बच्चे की वो स्किल्स अभी डेवलप, क्योंकि इमोशंस भी क्या है, वो भी अंदर है, उनको भी तो अभी आइडेंटिफिकेशन कराना है, ब्लू जोन रेड जोन। ठीक है, उसके कारण ईटिंग पे क्या इम्पैक्ट आता है अगर हम रेगुलेट नहीं है। क्योंकि जब आप अपना देखिए, अगर आप रेगुलेट नहीं है तो आपके खाने पे क्या फर्क पड़ता है। ज्यादातर लोग ओवर ईटिंग करते हैं। ठीक है, कुछ लोग खाना छोड़ देते हैं, और कुछ लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, मतलब चिड़चिड़े मतलब बात बात पे चिड़ना, मेल्ट डाउन होना, उनके छोटे छोटे मेल्ट डाउन। तो अगर मेरे बच्चे का इमोशनल इमोशनल अभी रेगुलेशन नहीं आया है, तो उसका ईटिंग पे इम्पेक्ट आता ही आता है। या तो कोई वो फिक्स हो जाएगा किसी चीजों के साथ में, ठीक है, या तो पर्टिकुलर खाने के साथ में फिक्स हो जाएगा कि नहीं मुझे यही खाना खाना है, मुझे क्रंची ही खाना है, या फिर मैं टिफिन में सिर्फ चिप्स लेके जाऊंगा तो ही खाऊंगा, नहीं तो मेरा डब्बा ऐसे ही वापस आ जाता है, और फिर मैं पूरे दिन भूखा रहता हूँ। ठीक है, या फिर हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, कि कई बार हमें बच्चे को पता ही नहीं चलता है कि वो कितना खा लिया है, उसकी कितना पेट कब फुल हो रहा है। या फिर मेरे बच्चे का मेल्ट डाउन भी हो जाता है, मेरे बच्चे का मेल्ट डाउन हो जाता है, और फिर मुझे लग रहा है कि वो खा, मतलब ये सारी चीजें से हमें लग रहा है कि वो खाना नहीं खा रहा है, लेकिन वो हो सकता है कि उसकी इमोशनल प्रॉब्लम, अवर्जन ऑफ फूड। कई बार हमारे बच्चों को ना किसी किसी पर्टिकुलर खाने से कोई डर हो सकता है। उस डर का कारण ये हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट उनके साथ खाने का हुआ हो। मान लो उन्होंने बहुत गर्म दूध गलती से पी लिया, ठीक है, या फिर उन्होंने कुछ बहुत गर्म चीज खा ली, या फिर उन्होंने कोई फूड खाया और उनके सेंसरी डिफिकल्टी ने उनको बताया कि ये खुशबू तो मैं सहन ही नहीं कर सकता हूँ। तो कुछ पर्टिकुलर, अगर किसी फूड के साथ उनका कोई एक्सीडेंट हो गया है, या कोई उनके साथ उसका डर बैठ गया, तो उस पर्टिकुलर फूड को भी वो अवॉइड करते हैं, या उसको देखने के कारण भी उनका मेल्टडाउन हो सकता है। ठीक है, ये मेल्टडाउन से मैंने नीचे लिखा है कि इनमें से किसी भी कारण से उनका मेल्टडाउन हो सकता है। ठीक है, कोई मेडिकल कंडीशन हो सकती है। ठीक है, मेरे बच्चे को कोई फूड एलर्जी हो सकती है, लो न्यूट्रिशन हो सकते हैं, कि मेरे बच्चे को उतने न्यूट्रिशन नहीं जा रहे हैं फूड में। ठीक है, तो उसके लिए भी क्यों लो न्यूट्रिशन क्यों डाला है हमने, क्योंकि हमें न्यूट्रिशन खाने भी सिखाने हैं, अभी हम आगे जाके वो भी सिखाएंगे। ओवर ईटिंग हो सकती है मेरे बच्चे को, और कोई इलनेस भी हो सकती है, कि अगर मेरा बच्चा बीमार है, तो अगर हम बीमार होते हैं तो हमारे खाने पे सीधा सीधा इम्पैक्ट आता है। ओवर ईटिंग तो बड़े बच्चों में थोड़ी कॉमन है हमारे यहाँ पर। ठीक है, लो न्यूट्रिशंस भी कॉमन है, क्योंकि हम पर्टिकुलर फूड पे फिक्स हो गए हैं, तो हम कुछ फूड तो बहुत ज्यादा खा रहे हैं और कुछ फूड को हम अवॉइड कर रहे हैं। तो इसलिए वो सारे न्यूट्रिशंस जो मेरी बॉडी को चाहिए, जो जाने चाहिए, वो नहीं जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम पेरेंट हैं, तो हाँ, और अभी चाइल्डहुड है उनका, भले चाइल्डहुड ना भी हो, लेकिन अगर कोई बच्चा हमारी जिम्मेदारी है, तो उसके खाने की जिम्मेदारी अगर हमारे पास है, अगर मेरे पास किसी बच्चे की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी है, तो वो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको सारे एस्पेक्ट को छू के चलूं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ्स पढ़ा दिया हमने
और बाकी मैंने प्ले स्किल्स नहीं सिखाए, तो ये मेरी जिम्मेदारी है। तो अगर आप पेरेंट हैं तो आपकी तो ओवरऑल जिम्मेदारी है, तो आपको न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना होगा। अगर आपके बच्चे को कोई फूड एलर्जी है तो उस पर आपको डॉक्टर के साथ मिलके उसका प्लान बनाना होगा, ठीक है। और क्या कारण हो सकता है कि मेरे बच्चे को खाने में प्रॉब्लम है, ये सब हम डिफिकल्टी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। कि मेरा बच्चा जो है पुअर एक्सपोजर टू वैरायटी ऑफ फूड, ठीक है। कि बचपन में क्या होता है कि मेरा बच्चा अभी खाना सीख रहा है अभी, क्योंकि अभी तो एकदम से तो ऐसा नहीं हुआ ना कि मेरा बच्चा 2 साल का हुआ या 2.5 साल का हुआ और सब कुछ खाने लगा, नहीं ना। जैसे जैसे एक्सपोजर मिलेगा, जैसे जैसे उसके टेस्ट बड्स डेवलप होंगे, जैसे जैसे उसकी च्यूइंग आएगी, वैसे वैसे आप उसको एक्सपोजर जरूर फूड का। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया, ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि शुरू के कुछ साल पेरेंट्स के ना काफी रेड जोन में चले जाते हैं। जब डायग्नोज होता है, जब जर्नी स्टार्ट होती है, तो कुछ समय, साल, 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने, हर पेरेंट का अलग अलग होता है, तो वो उनके रेड जोन में चले जाते हैं, मतलब उनको अभी वो एक्सेप्टिंग सिचुएशन हो रही है। तो उस समय क्या होता है कि पेरेंट रेगुलेट नहीं होता। ये बिल्कुल कोई थ्योरी नहीं है, ये सिर्फ मेरा एक एक्सपीरियंस है जिससे ये सारी प्रॉब्लम आगे आती। तो मेरा पेरेंट ही जब रेगुलेट नहीं है, पेरेंट को अपने खाने का पता नहीं चल रहा है उस सिचुएशन में, तो वो बच्चे का भी खाना सफर होता है। और अगर मेरे बच्चे ने 6 महीने तक फिक्स फूड खा लिया, कि दादी ने दूध और रोटी खिला दी उसको 6 महीने तक, या उसको सिर्फ दाल चावल खिला दिए, या फिर उसको एक पर्टिकुलर नाश्ते में पर्टिकुलर दलिया दे दिया, फिर आप देखोगे 6 महीने बाद जब आप उसको चेंज करना चाह रहे हो तो आपको डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि वो एक फिक्सेशन हो गया मेरे बच्चे का, वो एक रूटीन बन गया, वो एक रिजिडिटी हो गई, वो एक लर्न बिहेवियर हो गया, ठीक है। पिकी ईटर, ये तो कॉमन ही है, पिकी ईटर होते हैं हमारे बच्चे, कि मैं ये खाऊंगा, बस ये सारी चीजें खाऊंगा, बाकी ये सारी चीजों में मुश्किल आती है। वो भी क्यों होती है? क्योंकि वो भी हो सकता है कि उसको पूरा एक्सपोजर मिला हो सकता है कि उसको सेंसरी इंटेंशन की प्रॉब्लम हो सकता है कि उसको रेगुलेशन की प्रॉब्लम हो, ठीक है। मेल्ट डाउन, अगर ये सब कारणों से हम जब नया नया फूड ट्राई करते हैं, कि अगर मेरा बच्चे को एक्सपोजर कम है और जब मैं उसे नए एक्सपोजर देती हूँ, तो हो सकता है कि उसके मेल्ट डाउन हो सकते हैं। क्योंकि हम क्या करेंगे, थोड़ी जबरदस्ती करेंगे, नहीं ये खाना है, खरबूजा तो खाना ही है, आज खरबूजा तो खाना ही है, तो मेल्ट डाउन की सिचुएशन आ सकती है। तो ये सारी जो डिफिकल्टीज थी वो थी कि जो बच्चे की हेल्थ से रिलेटेड है, कि मतलब वो बच्चा अभी खाने में स्ट्रगल कर रहा है, चाहे वो हमारे ही हाथ से क्यों ना खाना हो। कि अगर उसको न्यूट्रिशंस नहीं जा रहे हैं तो न्यूट्रिशंस फूड तो हम अपने हाथ से भी खिला सकते हैं, लेकिन वो अभी खाना ही नहीं चाहता है, मतलब उसका अभी माउथ वाला ही पोर्शन, या अब उसकी जो मोटिवेशन है वो कम है खाने में, या तो उसको कोई दिक्कत हो रही है खाने में, या फिर उसका मोटिवेशन कम है। लेकिन ये जो है वो है डिफिकल्टीज विद इंडिपेंडेंट ईटिंग। मेरे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, वो सारा खाना भी खा लेता है, उसको खाने का मोटिवेशन भी है ना। लेकिन क्या है, उसका अभी रेडीनेस नहीं है खाने में। कि मैं चाहूं कि मैंने उसे दाल चावल दे दिए, मेरे हाथ से तो खा लेता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसे टेक्सचर से प्रॉब्लम नहीं है, उसको ठंडे गर्म से कोई दिक्कत नहीं है, उसको सोलो करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है ना, फिर भी वो मेरे हाथ से खाता है खाना, ठीक है। अभी मुझे क्या सिखाना है, इंडिपेंडेंट ईटिंग सिखानी, कि मैंने उसको 4-5 चम्मच, या मैंने उसको एक रोटी दे दी और फिर मैं उसको बोलूं बेटा खा लो। ये गोल तो हमारे ऐसे ही चलते हैं ना। तो इंडिपेंडेंट ईटिंग में क्या दिक्कत आ सकती है, ये सारी जो हमने दिक्कतें अभी डिफिकल्टीज हमने डिस्कस करी थी, वो करी थी कि कैसी भी ईटिंग में दिक्कत, भले वो मेरे हाथ से भी नहीं खा रहा है वो खरबूजा, उसे खाना ही नहीं है खरबूजा, ठीक है, क्योंकि अभी वो फिक्स है किसी और फूड पे, या उसको कोई सेंसिटिव डिफिकल्टी हो रही है। उसके लिए क्या क्या डिफिकल्टीज हम फेस करते हैं। या तो मेरे बच्चे की, अगर मैंने चाहा है कि वो अभी दाल चावल खाना सीख जाए चम्मच से, या फिर वो रोटी तोड़ना सीख जाए, तो हो सकता है कि उसकी ग्रिप पुअर हो, या फिर हो सकता है कि उसकी स्पून होल्डिंग पुअर हो। तो ये वो वही फाउंडेशन स्किल्स है जिनकी हमने शुरू में बात करी थी। सर ये बंद कर दो। पुअर हैंड माउथ कोऑर्डिनेशन, कि मेरा बच्चा अभी चम्मच चम्मच उठा तो लेता है, लेकिन अभी चम्मच को पूरा लेके आना फिर माउथ में डालना, उसको वहां पे कोऑर्डिनेशन, ठीक है। पुअर बॉडी बैलेंसिंग, अगर मेरे बच्चे का अभी बैलेंस ही नहीं है, मतलब उसको भरना भी आता है, खाना भी आता है, लेकिन चम्मच को बैलेंस करके यहाँ तक लाने में दिक्कत है। तो ये सारी छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन हैं। अगर यहाँ पे कहीं भी दिक्कत है, ये वाली जो अगर मेरे बच्चा स्पेक्ट्रम पे, तो ये कम होता है।
दिक्कत। तो हमारी ये दिक्कत इतनी ज्यादा नहीं होती जितने की पहली वाली होती है। लेकिन अगर कोई भी बच्चा अगर ग्रुप में ऐसा है जिसको थोड़ी सी भी चैलेंजेस हैं, बॉडली चैलेंजेस है, मोटर एक्टिविटी में चैलेंजेस हैं, परसेप्शन में चैलेंजेस है, तो फिर ये सारी चीजें आती हैं। तो हमारी क्लास में जैसे जो स्ट्रेंथ होती है उसमें से एक दो बच्चों को ये दिक्कत भी होगी, ठीक, सबको नहीं होती है लेकिन एक दो को होती है। लर्न बिहेवियर हो गया, ठीक है। इंडिपेंडेंट ईटिंग में क्या दिक्कत आती है कि लर्न हो गया है, फिक्सेशन विद पर्टिकुलर फूड, प्लेस और टेम्परेचर, कि मैं ये वाला जो खाना है मैं इसी मतलब मैं स्कूल में सिर्फ रोटी खा के आ सकता हूँ, घर पे नहीं खाऊंगा, या फिर मैं दाल चावल सिर्फ घर पे ही खाऊंगा, कि वो भी मम्मी के हाथ से खाऊंगा, ठीक है। तो ये सारे एक लर्न बिहेवियर में आते हैं। फिक्स ए पैटर्न ऑफ ईटिंग, रूम अराउंड फोन, मतलब अभी इंडिपेंडेंट ईटिंग में तो ऐसा तो नहीं है कि जब हम गोल प्लान कर रहे हैं तो उस गोल में ये तो नहीं होगा ना कि मेरा बच्चा फोन सुन के खाना खाना सीखेगा, ये तो गोल नहीं लेंगे ना हम। लेकिन आधे बच्चे तो फोन के सहारे खाना खा रहे हैं, या आधे बच्चे टीवी देख के खाना खा रहे हैं, या आधे बच्चे घूम घूम के खाना खा रहे हैं। तो ये भी तो इंडिपेंडेंट ईटिंग में ये भी एक स्ट्रगल है हमारा, कि पहले मुझे, वो खा तो रहा है अपने हाथ से लेकिन तब खा रहा है जब फोन सामने रखा हुआ है, या वो तब खा रहा है जब टीवी पर राइम्स चल रही है, या वो तब खा रहा है कि जब उसको अलाउड किया गया है कि तुम अपने कटोरा चम्मच लेके पूरे घर में घूम घूम के खा सकते हो। उसको स्किल आता है खाने का, उसको खाने का स्किल भी आता है, उसको कोई मोटर डिफिकल्टी भी नहीं है, उसको कोई सेंसिटिविटी डिफिकल्टी भी नहीं है, लेकिन क्या है, बिहेवियर, लर्न बिहेवियर, कि हमने शुरू से उसको ऐसे करने दिया सिखाने के लिए, और फिर उसने लर्न कर लिया कि मैं टीवी देख के खाना खाऊंगा। कॉमन है ना। पुअर फाउंडेशन स्किल्स, इसको हम छोड़ सकते हैं, ये हमने बात कर लिया है कि अगर मेरे बच्चे को मुझे मैं चाहती हूँ कि वो 5 बाइट बैठ के खाए, लेकिन उसकी सिटिंग अभी पुअर है, तो पहले मुझे सिटिंग पे काम करना पड़ेगा, है ना। अगर मेरे बच्चे को मैंने कंसेप्ट सिखाया ही नहीं है फिनिश का, और मैं चाहती हूँ खाना फिनिश करके उठे, एक कटोरा दाल चावल फिनिश कर तब तू उठे, तो वो तो नहीं होगा ना, क्योंकि उसे पता ही नहीं है। अभी उसने 2-3 चम्मच खाए और वो चला गया, ठीक है, या फिर उसने वो कटोरी आर पार कर दी, इधर गिरा दी उधर गिरा दी, ठीक है। पुअर अटेंशन, अगर मेरे बच्चे की अटेंशन पुअर, अटेंशन मतलब कि अभी हम बहुत मन चले, थोड़ा सा एक बाइट खाया, फिर हमारा इधर ध्यान चला गया, उधर उधर ध्यान चला गया, तो एक काम को लग के करना, थोड़ी देर के लिए फिर लग के करना, उस पर हमें काम करना पड़ेगा। तो ये सारी दिक्कतें आती हैं जब हम बच्चों को इंडिपेंडेंट ईटिंग सिखाते हैं। अभी जैसे मेरे बच्चे ने एक बाइट खाया, एक बाइट खाते ही उसका दिमाग चला गया वहां पे पिग्गी रखा हुआ है, या वहां पे बॉल रखी हुई है, फिर पहले मुझे बॉल चाहिए उसके बाद मैं दोबारा खाऊंगा। तो लेकिन अगर हम सिखाते हैं पुअर, हम सिखाते हैं फिनिश का कंसेप्ट, कि हाँ आपको बॉल मिल जाएगी, आपको पिग्गी मिल जाएगा, लेकिन पहले आपको ये पर्टिकुलर जो मैंने आपको 2-3-4 बाइट्स दी इसको फिनिश करो, ठीक है। अगर मैंने एक ही बाइट दिया है, अपने बच्चे को एक बाइट दिया है, उसी को बोला फिनिश करके फिर जाओ, तो उससे भी मेरे बच्चे की अटेंशन बढ़ती है, क्योंकि अटेंशन तब होती है हमारे बच्चे की जब हमें पता होता है कि मुझे कितनी देर तक इस चीज को करना है, जब उसको प्रेडिक्टेबिलिटी है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, स्ट्रक्चर आ गया ना। अब मैं आप लोगों को ऐसे करा रही हूँ कि आपको सब कुछ आता है। मैं ये ऐसे, जब ये वेबिनार मैंने पिछले साल लिया था तो शुरू में लिया था तो ऐसे कराया था कि भाई चलो तुम्हें सीखना है अभी, लेकिन अभी आप सब बहुत सारे वेबिनार्स कर चुके हो, तो ऐसे मैं आपको करा रही हूँ कि आपको पता है कि स्ट्रक्चर कर दिया, कि विजुअल यूज कर लिया, कि लर्न बिहेवियर हो गया, फिक्सेशन हो गया, रिजिडिटी हो गई, ठीक है। पुअर अवेयरनेस ऑफ हाइजीन, अगर इंडिपेंडेंट ईटिंग की बात करेंगे, और अभी है मेरा बच्चा सब बहुत छोटा है, लेकिन अगर मेरा बच्चा 10 साल का है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी, अगर मेरा बच्चा 8 साल का है, कि आराम से बिल्कुल क्लीनिंग तरीके से खाना है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिक्कत आती है, ये सिर्फ हम अभी डिफिकल्टीज कर रहे हैं। पुअर अवेयरनेस ऑफ हाइजीन, इसमें क्या दिक्कत आती है कि मेरे बच्चे को ये अभी सिखाने की जरूरत पड़ती है कि मुझे लेफ्ट ओवर फूड, पुअर अवेयरनेस अबाउट लेफ्ट ओवर फूड, कि जो खाना गिर गया है उसका क्या करना है। ये सारे मैंने वही डाले हैं जो क्लासेस में होते हैं या जो पेरेंट्स हमें बताते हैं, कि अगर मैंने कुछ, मेरा चिप्स का एक टुकड़ा नीचे गिर गया है तो मेरा टारगेट है मैं उसे उठा के जल्दी से खाना है, लेकिन पेरेंट का नहीं नहीं नहीं, ये गंदा हो गया, ये गंदा, इसे मत खाना, इसे मत खाना, ऐसा जनरल होता है, ठीक है। पुअर अवेयरनेस अबाउट नॉन एडेबल फूड, ठीक है। हमारे बच्चे खाना तो खाते ही हैं, खाने की चीजें भी खाते हैं, लेकिन साथ में और चीजें भी खा लेते हैं, क्रेयॉन्स खा लेते हैं, पेंसिल चबा लेते हैं, वुडन चीजें चबा लेते हैं,
तो उसका एक मेन कारण होता है, मेन जो कारण होता है वो होता है, अगर मेरा बच्चा को ओरल मोटर इश्यूज हैं, अगर मेरे बच्चे को हाइपो सेंसिटिविटी है ओरल मोटर की, तो वो बहुत सारी चीजों को मुंह में डालते हैं। ठीक है, तो उसका उसका ज्यादातर निकलता है कि मेरे बच्चे का हाइपो सेंसिटिविटी ऑफ ओरल मोटर है। उसको बार बार अपने टीथ को प्रेशर चाहिए, उसको अपनी जॉ को प्रेशर चाहिए, उसको वो सकिंग का प्रेशर, सकिंग चाहिए, तो वो कुछ ना कुछ अपने मुंह में डालते रहते हैं। लेकिन सेंसरी के हिसाब से तो हम उसका प्लान बनाएंगे ही, सेंसरी प्लान तो बनेगा ही उसका बच्चे का, लेकिन उसके साथ साथ हमें उसके कॉग्निटिव पे भी काम करना होगा। तो हम इन दोनों चीजों को भी सीखेंगे। हमारे क्लास में हम ये एक्टिविटी कराते हैं, बहुत कॉमन एक्टिविटी है। ये हमारे भुक्कू राम है, ये खाना बहुत खाते हैं। तो व्हाट कैन भुक्कू राम ईट, तो यहाँ पे दो चीजें रखी है, एक साबुन रखा है और एक गाजर रखी है। तो हम हमारे बच्चों से पूछते हैं कि भुक्कू राम क्या खा सकता है। तो अब सारे बच्चे ये सीख गए हैं, भले ही उनका कोई भी इशू रहा हो, वो अब भी खाते हैं क्रेयॉन्स, ऐसा नहीं कि वो नहीं खा रहे हैं, वो अब भी खा रहे हैं। लेकिन एक कॉग्निटिव में, एक उनके माइंड में ये इंफॉर्मेशन हम डालते रहते हैं कि हम सिर्फ खाने की चीजें ही खा सकते हैं। तो भुक्कूराम इसमें से गाजर खा सकता है, और वो गाजर का हम सॉर्टिंग एक्टिविटी है, तो गाजर को वो उसके माउथ में खिला देते हैं। बिल्कुल सिंपल एक्टिविटी है। अगर मेरे बच्चे को मुझे सिखाना है सॉर्टिंग इन एडिबल एंड नॉन एडिबल, कि क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं, तो हमारे भुक्कूराम ने बिल्कुल सबको सिखा तो दिया है कि वो क्या खा सकता है और क्या वो खा सकते हैं। लेकिन अगर मेरे बच्चे का सेंसरी प्रॉब्लम है, तो उस पर सिर्फ ये हेल्प करेगा उसको कॉग्निशन में, उसका सेंसरी प्लान के हिसाब से तो हमें काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हमने ये सारी डिफिकल्टीज चेक कर ली कि मेरे बच्चे को सेंसरी इंटीग्रेशन मतलब ओरोमोटर में दिक्कत हो सकती है, मेरे बच्चे को इंटरसेप्शन में पता दिक्कत हो सकती है, कि उसको भूख का और प्यास का पता ही नहीं चलता है। और जब तक उसको भूख इतनी तेज लग जाए, सेंसेशन बहुत कम होता है, या सेंसेशन की इंफॉर्मेशन उसके माइंड तक नहीं जा पाती है, तब तक उसका मेल्टडाउन हो जाता है। ठीक है, या तो ये हो सकता है, या फिर उसको फिक्सेशन हो सकता है फिर किसी फूड से, या फिर उसका लर्न बिहेवियर हो सकता है। तो ये सब सारी जब हमने डिफिकल्टीज को अपने माइंड में रखा, और जब हमने काम करने के लिए प्लान बनाया कि मेरे बच्चे की ये वाली, सपोज हो सकता है कि किसी बच्चे की ईटिंग में सिर्फ एक ही स्ट्रगल हो, किसी बच्चे का हो सकता है कि स्ट्रगल में 5 स्ट्रगल्स हो, तो उसको एक एक करके उसको सॉल्व करना होगा। तो पहले आप सारी डिफिकल्टीज को नोट करोगे कि ये डिफिकल्टी है मेरे बच्चे की, फिर आप उसका कारण जानोगे कि मैम ने ये कारण बताए थे, इसमें से इस ये किस कारण से ईटिंग क्यों नहीं आ पा रही है, और उसके बाद आप कैसे स्टार्ट करेंगे। तो ऑब्जर्व योर चाइल्ड, सबसे पहले बिल्कुल खुले दिमाग से, कोई भी चीज दिमाग में न रखे, अपने बच्चे को 3 4 दिन 6 दिन ऑब्जर्व करिए। वैसे ही वैसे ही खाना खिलाना है, वैसे ही सब कुछ रखना है जैसे कि आपने अभी ईटिंग की वर्कशॉप नहीं करी, या आपने आपने पैप नहीं किया है। तो आप पहले उसको वैसे ऑब्जर्व करिए, उसके बाद फिर आप आ जाइए पैप वाले जोन में। फिर उसको असेस जब करोगे तो पैप वाले तरीके से करना, कि हाँ हमें इस वाली वर्कशॉप में ये चीज बताई गई थी। तो असेस द टारगेट एरिया, जब आपने ऑब्जर्व किया तो आपने नोट कर लिए कि बैठ के खाना नहीं खाता है, फोन लेके खाना खाता है, खाने को हम इकट्ठा कर लेता है, या फिर चबाने में दिक्कत है, या फिर रोटी नहीं खाता है, सिर्फ चावल चावल खाता है। तो ये सारे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में आपने फिर असेस कर लिया कि अगर ये फोन से खा रहा है तो क्यों खा रहा है, क्योंकि शुरू में हमने फोन दिया था इसको, या फिर पता नहीं कैसे फोन आ गया इसकी लाइफ में। तो अब इसका फोन के साथ में एसोसिएशन हो चुका है कि फोन होगा तो खाना खाऊंगा, क्योंकि फोन से क्या होता है कि मेरी अटेंशन तो चलेगी फोन पे। अब तो ये भुक्कू राम का पेट है, इसमें कुछ भी डाल करो वो जा रहा है। ठीक है, उसमें कोई अटेंशन नहीं जा रही खाने पे। अगर आप लोग भी टीवी देख के खाना खा रहे हो, अगर हम लोग भी मोबाइल पे रील देख के खाना खा रहे हैं, तो फिर हम एक डब्बे में खाना डाल रहे हैं, पेट में नहीं डाल रहे, क्योंकि हमारा ब्रेन तो वहां पर चला गया है। ठीक है, तो अभी तो उसको आप कुछ भी खिला लीजिए उस समय पे। तो कभी कभी क्या होता है, एज एन स्ट्रेटेजी, कोई नया फोन स्टार्ट करना है तो ऐसा रेनफोर्सर यूज करते हैं कि वो रेनफोर्सर में इतना चला जाए कि जब हम उसे कुछ दिन कुछ खिला रहे हैं तो उसे पता ना चले। तो ये सारी चीजों को अलग अलग करके रखेंगे, कि कुछ नया सिखाने के लिए फोन तो हम नहीं बोलते हैं खुद यूज करने के लिए, कुछ नया सिखाने के लिए आप ये चीज यूज कर सकते हो कि उसकी अटेंशन को दूसरी जगह डाइवर्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मेरे बच्चे की मैं इंडिपेंडेंट ईटिंग पे काम कर रही हूँ, अगर मेरा बच्चा चावल खाता ही नहीं है, तो मुझे किसी भी तरीके से पहले उसको वो एक्सपोजर तो देना पड़ेगा ना चावल का, कि चावल खाते हैं, मुंह में जाएगा टेक्सचर,
सब कुछ चबाना वबाना, तो उसके लिए मैं रेनफोर्सर यूज करूंगी, सामने रखूंगी रेनफोर्सर। लेकिन अगर मैं इंडिपेंडेंट स्किल पे काम कर रही हूँ, तो चावल खाने तो आ गए हैं, लेकिन आप इंडिपेंडेंटली सिखा रहे हैं, तो मुझे वो रेनफोर्सर फेड करके सिखाने होंगे। हाँ, रेनफोर्सर साइड में हो सकता है मेरे बच्चे के, ठीक है, फोन दूर रखा हुआ है कि खाना खाने के बाद बेटा तुझे मिल जाएगा, तो 2 राइम सुन सकता है फोन पे, लेकिन बेटा ये 5 राइम्स 5 बाइट तो तुझे बगैर फोन के खत्म करनी होगी। तो ये अंतर है दोनों चीजों में। नई चीज को सिखाने में रेनफोर्सर अलग तरीके से यूज होता है, और स्किल चीज को जब हम इंडिपेंडेंट में भी चेंज करते हैं, तो हम रेनफोर्सर्स को अलग तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। फिर आपको क्या करनी है, मैं थोड़े आगे निकल गई हूँ। असेस कर लिया आपने, फिर आपने क्या किया, फिक्स करी प्रायोरिटी को, कि अगर मेरे बच्चे की 3 स्ट्रगल में है, तो मैं उसमें से पहले किस पे काम करूँ, ठीक है। तो हमेशा पहले सबसे इजी वाली लेते हैं, जिसको आप ऐसे कर दो, क्योंकि आपको भी तो मोटिवेशन चाहिए ना, आपको भी तो कॉन्फिडेंस चाहिए कि अरे वाह एक तो हो गया, ठीक है। तो पहले इजी वाली लेते हैं। टेक वन एस्पेक्ट इन वन टाइम। अगर आपके बच्चे की एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा डिफिकल्टीज हैं, तो आप पहले एक को ही चूज करना, और इजी वाली चूज करना, जिसका कि इंटरवेंशन इजी हो। प्रिपेयर इंटरवेंशन फॉर स्पेसिफिक एस्पेक्ट, टेक फॉलो द प्लान विद कंसिस्टेंसी, ठीक है, ये तो पता ही है आप सबको। ये हमने ना पहली बात कर ली है, ठीक है। जब हम इंटरसेप्शन स्किल्स की बात कर रहे थे, तो हमने पहले कर ली, बॉडी अवेयरनेस कैसे सिखाएंगे, एसोसिएट फूड विद हंगर कैसे सिखाएंगे, वर्क ऑन कॉग्निटिव स्किल्स कैसे सिखाएंगे, जो भी हमने करा था ना, कि हम खाना खा रहे हैं, वो पूरा हमके पेट में जा रहा है, ठीक है। तो खाना कहाँ जाता है, पेट में जाता है, फिर पेट को फुला के दिखाएंगे आप, कि देखो जब आपने खाना खाया तो आप दिखा सकते हो कि मेरा, जब आप बच्चे को सिखा रहे हो ना खाना, कि मैंने इतना खाना खा लिया तो मेरा पेट भर गया है, तो भरा हुआ पेट थोड़ा फूला हुआ ही होगा, ठीक है। तो आप बच्चे को दिखा सकते हो कि देखो दादाजी, अगस्त दादाजी, अगस्त तो मेरा पेट भर गया, फुल हो गया, फुल हो गया ना। क्योंकि हम बच्चे को ये सारे कंसेप्ट सिखाते हैं, फुल एम्पटी। तो ये जब हम जो कंसेप्ट सिखा रहे हैं फुल एम्पटी का, उसे कहाँ यूज करेंगे, उसके डेली लाइफ में यूज करेंगे ना, कि खाना खा लिया तो पेट टम्मी फुल, भूख लगी है पेट खाली है, पेट खाली है। तो हम बच्चे को प्ले वे में ही सिखाएं, तो वो ज्यादा अच्छे से सीखते हैं। और साथ में उनको कॉग्निशन पे हमेशा काम करना है, कि जब खाते हैं तो पेट में जाता है, और पेट टम्मी फुल हो जाती है, और पेट ऐसे फूल जाता है एकदम से, ठीक है, फुल हो जाता है। क्लास में तो मजा आता है करने में, अभी मेरे यहाँ पे थोड़ी फनी लग रही होगी, ठीक है। वर्क ऑन सोशल स्किल्स, ठीक है, क्योंकि सोशल स्किल्स पे इसलिए काम करना जरूरी है, क्योंकि जो ईटिंग है वो हर जगह पे हमें काम आती है ना। ऐसा तो नहीं कि सब अपने घर पे खाना खाते हैं। तो जब हम घर पे खाना खाते हैं, तो हम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन खाना चेंज कर सकते हैं, जगह चेंज कर सकते हैं, चलो आज मम्मा के हाथ से खा लो। लेकिन जब हम बाहर होते हैं, तो बाहर तो चेंज थोड़ा सा कम होता है। तो सोशल स्किल्स मतलब उनका जो ट्रांजेक्शन है ना, सोशल एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट करने वाला, उस पर काम करना है। ऐसा ना हो कि जब आपने यहाँ पे काम कर लिया, बच्चा यहाँ पे खाना खाने लगा, लेकिन जब वो नई जगह पे गया तो उसका मेल्टडाउन हो गया, ठीक है, मेल्टडाउन हो गया, मतलब फूड को देख करके कि अब तो बस मुझे आइसक्रीम ही खानी है और कुछ खाना ही नहीं। तो सोशल स्किल्स मतलब ट्रांजिशन पे काम करना, दूसरी नई जगह पे जाके काम करना। सिट एंड ईट, ये तो बहुत सारे बच्चों का होता है, छोटे बच्चों का खासतौर से होता है, कि बैठ के खाना नहीं खाते हैं ना, घूम घूम के खाना खाते हैं। तो आपको सबको पता है वो घूम घूम के क्यों खाते हैं, क्योंकि हम लोग घूम घूम के खिलाते हैं। जब बच्चा छोटा सा होता है, तो उसे गोदी में लेके घुमाते रहते हैं। फिर जब थोड़ा और बड़ा होता है, जब वो कुछ खाने लगता है, तो उसको बालकनी में लेके, कौवा ने खा लिया, चिड़िया ने खा लिया, इसने खा लिया, वो अच्छा है उसके लिए, अटेंशन के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन फिर जब एक ईटिंग का आएगा, कि जब आपका, अगर मेरा बच्चा 4 साल का हो गया है या 3 साल का हो गया है, 2 साल का बच्चा घूम घूम के खाना खाना है ना, क्योंकि हम सारी चीज एज अप्रोप्रिएट रखते हैं। अब 1 साल के बच्चे को तो हम फोकस नहीं करेंगे ना, 2 साल के बच्चे को ऐसे फोकस नहीं करेंगे कि वो टेबल चेयर पे बैठे हो पूरा खाना खत्म करें, नहीं। लेकिन अगर मेरा बच्चा 3 4 5 साल का हो गया है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपना खाना बैठ के खाए। 4 5 साल के बच्चे को घूम घूम के खाना खाना कोई सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो एज अप्रोप्रिएट अगर मेरा बच्चा बैठ के खाना नहीं खा रहा है, तो उसको सिखाएंगे सिट एंड ईट। इसमें क्या करना है, बिल्कुल सिंपल चीजें करनी है, बिल्कुल सिंपल। सबसे पहले स्ट्रक्चर द प्लेस, पता ही है आपको, स्ट्रक्चर आपको पता ही है, कि आपने ये जगह फिक्स कर ली। स्टार्ट विद लेस क्वांटिटी,
मतलब जो भी आप खाना उसको प्रेजेंट कर रहे हो, जिस जो खाना उसको बैठ कर खाना है, उसकी क्वांटिटी बहुत कम होनी चाहिए। बहुत कम मतलब बहुत कम। जैसे कि अगर वो मखाने खाता है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वो कितने मखाने बैठ के खा सकता है। ठीक है, क्योंकि उसका पसंद का खाना है। अगर वो 4 मखाने 3 मखाने बैठ के खा सकता है और आपने उसे एक कटोरी भर के मखाने दे दिए, ठीक है। ज्यादातर हमारे सबसे ज्यादा डांट हमारी क्लास में पेरेंट्स किस लिए पड़ते हैं, वो जब भी डब्बा खोलते हैं भरा हुआ होता है। ठीक है, और हमारा ईटिंग ब्रेक कितना होता है, 5 मिनट का। अब 5 मिनट में मेरा बच्चा कैसे खाएगा भरे हुए पूरा डब्बा। अगर 5 मिनट में उसको 8-10 मखाने मिले, तो वो खाएगा आराम से, उसी ब्रेक में उसका फिनिश हो जाएगा, और उसी उसी समय पे उसको कंसेप्ट ऑफ फिनिश भी आ जाएगा कि हाँ मैंने आज का टिफिन फिनिश कर दिया। नहीं तो आधा आधा ध्यान तो मेरे बच्चे का टिफिन में पड़ा रहेगा कि अभी तो मम्मी ने सिर्फ मुझे 5 खिलाए, बाकी डब्बा बंद करके सीख दिया क्योंकि मेरी ओटी की क्लास का टाइम है या मुझे अभी क्लास में जाना है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने बच्चे को 5 ही मखाने खिलाए या 10 ही मखाने खिलाए और डब्बा खाली हो गया और फिनिश मैंने बोला कि नाउ फिनिश, तो मेरे बच्चे को पता चलेगा कि ये फिनिश हो गया, अब मुझे क्लास में। तो बहुत क्लैरिटी है इसमें। लेकिन अगर अपने अपने साथ में ही पूरा एक एप्पल काट के रख दिया उसके सामने, और फिर आप सोच रहे हो कि वो बैठ के खाए, तो उसके लिए मुश्किल होगा। लेकिन आपने एप्पल काटा और आपने 2 ही पीस रखे, 2 पीस से, इससे बच्चे सीखते ही सीखते हैं। आपने 2 पीस रखे, उसने वो बैठा, उसने 2 पीस खाए, आपने कहा चलो जाओ अब ये कुछ करके आओ, मतलब कुछ कुछ भी आपने जो उसके लिए एक्टिविटी रखी है, घूम के आओ। फिर आपने फिर रख दी, फिर आपने बोला ओ ठीक है नाउ अगेन टू टू बाइट्स टाइम। फिर आया, फिर बैठा, फिर 2 बाइट खाए, और फिर आपने कहा जाओ घूम के आओ। और फिर आपने बोला नाउ अगेन 2 बाइट, फिर 3 बाइट, फिर 4 बाइट। तो उसको क्लियरिटी मिल रही है, उसको स्ट्रक्चर मिल रहा है, उसको टाइम, उसको क्वांटिटी का स्ट्रक्चर मिल रहा है, उसको बैठने का स्ट्रक्चर मिल रहा है ना। तो उससे वो सीख जाते हैं। फेवरेट फूड रखना है, फिनिश पे काम करना है, और रेनफोर्स करना है। वाओ, दोनों खत्म कर दिए, दोनों पीस खा लिए, वेरी गुड, जाओ जंपिंग टाइम। ठीक है, तो हमेशा रेनफोर्स करना है, और फिर इस क्वांटिटी को धीरे धीरे बढ़ाना भी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि फिर 6 महीने तक 2 ही पीस करो, नहीं, 2 से 4, 4 से 5। ठीक है, और बच्चों की इतनी डाइट होती है 6-7 पीस की। अभी हम सिखा रहे हैं, जब सीख जाएगा तो पूरा खाना खाना भी सिखाएंगे, लेकिन ये सिखाने का तरीका यही होता है। ठीक है, किसी का माइक ऑन हो गया है, प्लीज म्यूट करें। ओके, ईट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप बच्चे के लिए इंडिपेंडेंट स्किल्स का गोल बना रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट स्किल्स हम तभी सिखाते हैं, उसी चीज को सिखाते हैं जिसमें मेरा बच्चा थोड़ा मास्टर हो चुका होता है। मान लो अभी उसे जरूरत है आपकी हेल्प की, और आप सोचो कि वो इंडिपेंडेंट कर ले, तो ये हमारी हेल्प की है। ठीक है, तो पहले हम अपने बच्चे को ये देखेंगे कि वो क्या क्या आपकी विदाउट हेल्प भी कर लेता है। ठीक है, ये सिर्फ आपके हल्के से सुपरविजन की जरूरत होती है, या वो कर तो लेता है इंडिपेंडेंटली, लेकिन आप उसको करने नहीं देते हो। ऐसा भी होता है ना कई बार, कि हम उसे मौका ही नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो क्या ऐसा खाना है जिसको वो बगैर गिराए जल्दी अपने बिल्कुल गिवन टाइम में पूरा खा सकता है। ठीक है, क्योंकि हमें बच्चे को मोटिवेट भी रखना है। ऐसा नहीं कि हमने खाना तो दे दिया ऐसा वाला कि जिसे वो इंडिपेंडेंट खा लेता है, लेकिन बहुत टाइम लग रहा है। ठीक है, तो शुरू में जो हम करेंगे तो उसे ऐसी चीजें देंगे जो वो नीटली खा ले, जो वो आराम से खा ले, जो वो खुश होकर खा ले। चाहे वो अगर बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, तो हम बिल्कुल चिप्स से भी शुरू कर सकते हैं, कि तुमने खुद से खाया, कि मैंने वहां पे डाइनिंग टेबल पे 3 चिप्स रख दिए, और बच्चे को वहां पे बोलते जाओ जाके खा के, वो बच्चा गया, चेयर पे बैठा, खाया, और फिर प्लेट रख के आगे से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट ईटिंग हो गई। उसके बाद में धीरे धीरे फिर हम उसको चेंज ऑफ फूड करते हैं। ठीक है, तो लेट द चाइल्ड, पहले तो पता होना चाहिए कि क्या खा लेगा। फिर अगर मेरे बच्चे को मैं इंडिपेंडेंट स्किल्स सिखा रही हूँ, तो मुझे उसको अगर कहीं पे भी उसको प्रॉम्प्ट की जरूरत पड़ रही है, ऐसा ना हो कि मैंने बच्चे को दे दिया, उसको रोटी के 4 बाइट खाने के लिए दे दिए, और अगर बच्चे को निक्को का मन नहीं है और बच्चे ने वो उठा के प्लेट ऐसे फेंक दी, तो हम भी एक उसको फिर एक गलत बिहेवियर सिखा रहे हैं। कि जब भी अगर ऐसा एक बार हुआ तो ठीक है, इग्नोर कर दीजिए, दोबारा होने का चांस मत दीजिए ना, क्योंकि कई बार हमें भी नहीं पता होता ना कि बच्चा क्या करेगा। लेकिन अगर आपने उसे कुछ खाने के लिए दिया और आप उसने खाया वो खाना, और उसका प्लेट बजानी शुरू कर दी टन 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 से, तो ये सब मौके नहीं देने। इंडिपेंडेंट ईटिंग का मतलब ये नहीं है कि बस बच्चा खाने के बाद प्लेट के साथ कुछ भी करे। तो इंडिपेंडेंट ईटिंग मतलब खाया
खाने के बाद उठे, सिंक में प्लेट रखी, तो वहां पे उसको प्रॉम्प्ट की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि कई बार बच्चे खा के प्लेट फेंक भी देते हैं, तो हर बच्चा अलग होता है। तो आपको एक पूरा बिहेवियर एक बार में सिखाना है, ठीक है। तो हैंड्स ऑन प्रॉम्प्ट देनी है, उसको कोई भी ऐसी इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर करने का मौका नहीं देना है, बस ये याद रखना है, ठीक है। तो आप, क्योंकि आप सिखा रहे हो, ये गोल आपने लिया है, तो प्रॉम्प्ट भी आपको ही देना पड़ेगा। कंसेप्ट को फिनिश हमेशा कराना है, चाहे वो उसमें से आधा खाना आपको खाना पड़े, लेकिन लास्ट वाला खाना आपको उससे खत्म करवाना है, इसलिए आप हमेशा कम क्वांटिटी दीजिए, ठीक है। आप चाहे दोबारा से दे दीजिए, अच्छा अभी और खाएंगे, उससे चूज करा लीजिए, ठीक है, उसको चॉइस दे दीजिए, ठीक है। तो उससे उसका वहां पे उसका कम्युनिकेशन भी हो रहा है, तो आप चाहे उसका और दे दीजिए, चलो ठीक है, 1 मोर टाइम, ठीक है, आपने 4 पीस और खाएंगे, ठीक है। आपको लग रहा है अगर बच्चे को पसंद आ रहा है तो वो खुद ही किसी ने कम्युनिकेट करेगा, नहीं तो आप पूछ लेंगे, ठीक है। और फिर ग्रेजुअली हमें अपनी जो प्रॉब्लम है वो फेड आउट करना है, ठीक है। ओवर ईटिंग, नॉट टू ओवर ईट, ठीक है। कि अगर मेरे बच्चे को पता ही नहीं चल रहा है कि कितना खाना खाना है, कब रुकना है, ठीक है, वो बंद हो रहा था ना। पे ध्यान रखें, ठीक है। चलो बंद हो रहा है, नेटवर्क नहीं मिलता है बाद में। सबसे पहले हम जब ओवर ईटिंग पे काम करते हैं, तो हमें अपने बच्चे के एपेटाइट का, मतलब भूख का, या उसका कितना इनटेक है खाने का, वो पता होना चाहिए, ठीक है। कि मेरे बच्चे, कि खाना भी एज अप्रोप्रिएट, एज के अकॉर्डिंग होता है। अगर छोटा बच्चा है तो कम खाना खाता है, थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा और ज्यादा है। अडल्ट अडल्ट की डाइट अलग होती है, सबकी डाइट अलग अलग होती है ना। तो हमें अपने बच्चे की एपेटाइट का ध्यान रखना होगा कि इसकी कितनी डाइट है, उतने न्यूट्रिशंस, इतना खाना तो जाना ही चाहिए इसके पेट में, ठीक है। यूज लास्ट टाइम अप्रोच, मेक द चाइल्ड अबाउट टू फिनिश, ठीक है। एक मिनट। जो बच्चों का ओवर ईटिंग का थोड़ा सा होता है ना, उनको ज्यादा खाना खाना पसंद होता है, तो उनके साथ क्या होता है कि अगर उनका खाना एकदम फिनिश हो जाता है ना, एकदम उन्होंने खाया, तो उनका ना थोड़ा इमोशनल प्रॉब्लम आता है, कि उनको लग रहा था कि अभी और मिलेगा। तो इसलिए उनको क्या करना है कि हमें पहले से ही उनको बता देना है कि जब हम सेकेंड टाइम सर्व करेंगे, जब हम सेकेंड टाइम सर्व करेंगे, तो उनको बताना है कि ये दिस इज लास्ट टाइम। या फिर आपने उनको सर्व बॉल रखा है, आपने उनको खाना दिया, उसके बाद आप बता देंगे कि ये वाला जो, ये आप बाद में ले लेना, मतलब आप उसको उसी वाले पार्ट को अगर 2 बार में खाना देंगे ना, सेम खाने को टिफिन में अगर 2 टिफिन में करके देंगे, तो उनकी जो एपेटाइट है वो जल्दी फुल होगी। अगर आपने एक डब्बा भर के दिया है खाना, ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, अगर आपने एक डब्बे में खाना दिया और एक डब्बा फिनिश हो गया, तो उसको ना वो इमोशनली सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, उसको लग रहा है कि अभी और खाना है और खाना है। लेकिन आपने अगर उसी खाने को, अगर उसी खाने को आपने 2 जगह कर दिया है, तो वो एक कहीं ना कहीं उसको वो देगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। और फिनिश का कंसेप्ट तो हमेशा सिखाना है। और एक मिनट, ये कुछ हो गया इसमें, ये कोई और कर रहा है, मैं 15 मिनट, ये स्लाइड अपने आप ही ऊपर नीचे हो गई है। कहाँ पे जाना है, मैं यहाँ कर दूंगी, एक मिनट। ये ओवर ईटिंग कौन से नंबर और आगे जाना, हो रहा है, खत्म होने वाला, हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये बात भी हमने कर दी कि डू नॉट फुल द कंटेनर विथ फूड, कि खाने को पूरा भरो नहीं, उसको चाहे 2 जगह पे 2 बार में दे दो, ठीक है। ये थोड़ा बड़े जब बच्चे हो जाते हैं, तब ये वाली चीज हमें फॉलो करनी है। अब हमारे बच्चों के साथ एक जो मुश्किल आती है कि उनका डिनायल आता है नए फूड के लिए, ठीक है। जैसे हम कुछ नई चीज ट्राई करते हैं, तो वो उसके लिए ना रेडी नहीं होते हैं। लेकिन अगर जैसे कि सबसे ज्यादा जो आता है कि मेरे बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते हैं, अगर फ्रूट्स खाते हैं तो कॉमन 1-2 फ्रूट्स खाते हैं, सारे फ्रूट्स नहीं खाते हैं, या फिर वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, खाली प्लेन पराठा खाते हैं, ठीक है। अगर पराठे के अंदर कुछ स्टफिंग डाल दो तो उसको निकाल देते हैं, तो ये सारे कॉमन इश्यूज है। तो अगर हमें एक नया फूड खाना सिखाना है उसको, तो कैसे सिखाएं, ठीक है।
तो कोई मेरे को बताएगा कैसे सिखाएंगे? वैसे पीपीटी तो खुली हुई है। एनीवन इंटरेस्टेड? कैसे सिखाएंगे नए फूड को खाना? मैम उसको थोड़े स्मॉल क्वांटिटी में देंगे ठीक है। और मैम तब देंगे जब बच्चा कुछ नया ट्राई करने के लिए रेडी होगा मैम वहां मिक्स पे। करके पहले जो उसको ऑलरेडी पसंद है उसके साथ में थोड़ा सा 2 बाइट यस, वो फिर 1 बाइट ये। वेरी गुड अगस्त्य फादर, शाबाश। प्रिया आपने भी ठीक बताया, लेकिन उससे पहले अगस्त्य के पापा वाला आएगा, यस है ना? मैम। ये बिल्कुल ठीक बताया कि जब वो रेडी होगा, रेडी होना बहुत जरूरी है बच्चे का। ऐसा नहीं कि बच्चा रेडी नहीं है और मुझे नया खाना लेके पहुंच गई। तो प्रिया जी का ये बिल्कुल बहुत अच्छा था कि जब रेडी होगा, ये तो उन्होंने याद रखा। तो इसलिए जो बताया जा रहा है उसमें से आपको कुछ कुछ चीजें ना, मेरे को बच्चे को कुछ सिखाना है तो मुझे बच्चे का भी तो मूड, बच्चे का भी तो प्रेजेंस ऑफ लेवल देखना पड़ेगा ना। ठीक है, तो मेरा बच्चा कब तैयार है लर्निंग के लिए, क्योंकि हम अब लर्निंग कर रहे हैं, तो लर्निंग के लिए कब तैयार है वो देखना होगा। और अगस्त्य के पापा ने बताया कि पुराने के साथ में दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि नए फूड की मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमने चलो ले लिया वाटरमेलन या फिर मेलन ले लिया। आगे सपोज कोई बच्चा मेलन नहीं खाता है, ठीक है, हमने अभी वो 4 साल का है, 3 साल का है या 4 साल का, हमने कभी मेलन उसको नहीं खिलाया, या जब भी हमने खिलाया उसने रिफ्यूज कर दिया, बट वो मैंगो खा लेता है। मैंगो इज हिज फेवरेट फूड, बट मेलन वो टेस्ट नहीं करना चाहता है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें स्टार्ट मॉडलिंग न्यू फूड, कि सबसे पहले उसको मॉडल करके दिखाना है, मतलब उसके सामने खा खा के दिखाना है कि वो पापा तो खरबूजा खा रहे हैं, पापा तो मेलन खा रहे हैं, दिस इज मेलन। ठीक है, कभी कभी बच्चे का टेक्सचर का भी प्रॉब्लम होता है, तो उसको पहले आप छूने तो दीजिए उसको, कि चलो ये मेलन के पीस पापा को खिला दो अपने हाथ से, या ये वाला मेलन का पीस इस प्लेट में रख दो। तो थोड़ा थोड़ा ये हर बच्चे पे डिपेंड करता है, कुछ बच्चे तो प्ले वे में फटाक से भी खा जाते हैं, लेकिन अगर बच्चे का ज्यादा ही फिक्सेशन आ रहा है तो आपको तो सिखाना है, तो आपको तो वो बहुत सारे स्टेप्स पे जाना पड़ेगा। ठीक है, ग्रेजुअली एड स्मॉल क्वांटिटी विद नोन फूड। ठीक है, मान लो अभी वो बच्चा मैंगो तो बहुत ज्यादा अच्छे से खा लेता है, तो आप मैंगो के साथ में एक मेलन दे दीजिए, एक मेलन का पीस। कि आज जब उसने 3 मेलन खा लिए, या फिर तो आपने 4 मेलन के पीस रखे, और वो सॉरी 4 मैंगो के पीस रखे और 1 मेलन का रखा, तो अब आप तो अपने बच्चे को रेडी कर रहे हैं कि 1 मेलन खाएंगे, सिर्फ 1 खाएंगे, उसके बाद मैंगो मिल जाएगा। इसमें कभी कभी हमें फोर्स करनी पड़ती है। फोर्स करने का मतलब मैं ये नहीं करती बिल्कुल ही खोल के डाल देना, लेकिन हाँ हल्का सा फोर्स करना पड़ता है इसमें। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि एक्सपोजर देने के लिए। कई बार ना बच्चे एक पीस खाने के बाद ना बहुत सारे खा लेते हैं, क्योंकि वो पहले वाले में अटकते हैं, क्योंकि पहले वाले से ना उनको एक डर होता है, अवर्जन होता है कि पता नहीं कैसा होगा, कैसा लगेगा, कैसा टेस्ट होगा। और ये खाली स्पेशल बच्चों के साथ बिल्कुल भी नहीं है, ये सबके साथ है, हमारे साथ भी है, हमारे साथ भी है। तो वो जो फर्स्ट फाइट होती है, वो कभी कभी हमें थोड़ा सा ना फोर्सफुली खिलानी पड़ सकती है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको कितनी फोर्स लगानी है। आपको रेनफोर्समेंट तो हमेशा यूज करने हैं हर सिचुएशन में। ठीक है, एवरीबडी हैज फूड प्रेफरेंसेस, सबके अपनी अपनी फूड प्रेफरेंसेस होती है। तो अगर मेरा बच्चा कोई नया फूड बिल्कुल भी रेडी नहीं है ट्राई करने के लिए, तो प्लीज डोंट फोर्स। अभी मैंने बोला तो फोर्स करना है, वो अलग टाइप का फोर्स है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने फोर्स करके उसको खिला, लेकिन फिर भी मेरा बच्चा बहुत डर गया है, बहुत परेशान हो रहा है, तो आप उस फूड को कुछ दिन के लिए स्टॉप कर देंगे, फिर आप वापस से मॉडलिंग पे आ जाएंगे फर्स्ट स्टेप पे। ठीक है, तू छोड़ा क्या? हमारी जो गिफ्ट है ना, दूसरा मेरे ड्रेस का है। तो क्या देख रही है तुमको? डर नहीं आता है? अब बंद हो जाना तुम्हारे अच्छी करने से। एक मिनट, ममता जी आप अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए खुद को। ममता शर्मा, क्या कर? सॉरी मैम। ममता शर्मा जी, ठीक है, जो हमारी फूड प्रेफरेंसेस है वो चेंज होती रहती हैं। मैम ये इनको अनम्यूट म्यूट करना।
ठीक है। ला ले ला मुझे अब खत्म होने वाला है। तो अगर मेरा बच्चा बिल्कुल भी रेडी नहीं है तो हम वेट करेंगे कुछ दिनों का, क्योंकि जो हमारी फूड प्रेफरेंसेस है वो चेंज होती रहती हैं जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। अगर आप अपने साथ देखोगे तो आपके भी फूड प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं बाय एज, ठीक है। और आपके जैसे जैसे टेस्ट बड रेडी होते हैं, टेस्ट बड वैसे तभी रेडी होते हैं जब थोड़ा सा एक्सपोजर मिलता है। तो वो एक्सपोजर के लिए ही मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा सा फोर्स कर सकते हो बच्चे को एक दो बाइट खिलाने के लिए। तो वो थोड़ा सा लाइन का फर्क है कि अगर थोड़ा सा फोर्स करने से मेरा बच्चा थोड़ा खा रहा है, फिर उसने मैंगो भी खा लिया, तो उसका मतलब वो धीरे धीरे रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने फोर्सफुली उसे खिलाया और उसका मेल्ट डाउन हो गया तो इसका मतलब वो रेडी नहीं है। तो आप सिर्फ मॉडलिंग करेंगे और थोड़ा थोड़ा उसको चांस देंगे, उससे फूड के कांटेक्ट में आएंगे, बहुत ज्यादा खिलाने के लिए फोर्स, ठीक है। एक मिनट, मुझे 1 मिनट का ब्रेक चाहिए। तो हम एंड की तरफ पे हैं, तो अगर आप सबके क्वेश्चंस होंगे तो आप रेडी रखना। 5 मिनट्स बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए। ओके, तो ये हमारे शायद लास्ट होगा, उसके बाद डिस्कशन ही करेंगे हम लोग कि हाइजीन पे कैसे काम करें। अगर अब मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, थोड़ा बड़ा हो गया, स्कूल जाने लगा है और उसको इंडिपेंडेंट ईटिंग भी आ गई है, अब वो खाना मैंने उसको दे दिया या उसने खुद भी सर्व कर लिया, वो टेबल पे बैठ के खा लेता है, लेकिन तब भी हमारे अभी कपड़े गंदे हो रहे हैं और हमारा खाना स्कूल है। क्योंकि फाइनली तो हमें उसे सिखाना है ना कि हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करेंगे कि एक बच्चा वैसे खाना खाए जैसे कि उसको अपनी एज अप्रोप्रिएट खाना चाहिए। तो ये जो गोल है इस पे हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि ये हम एज अप्रोप्रिएट सिखाएंगे। ऐसा ना हो कि हम 3 साल बच्चे को भी बहुत ज्यादा हाइजीन पे फोकस कर लें, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें सिखानी है तो वो बचपन से सिखाते हैं तो ज्यादा बेटर होता है, ताकि वो अलग से सिखानी ना पड़े। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब मैं इंडिपेंडेंट ईटिंग सिखाऊंगी तो मैं साथ में ही सिंक में प्लेट रखना सिखाऊंगी, अलग से नहीं सिखाऊंगी, अलग से नहीं सिखाऊंगी, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। तब ज्यादा दब रहा है। अच्छा हाँ ना, उस दिन तो नहीं हुआ था। तो जब हम काम करेंगे हाइजीन पर तो काफी सारे आप बोलते रहो, हाँ, तो काफी सारे बच्चों का जो कॉमन जो हमारे प्रैक्टिस उसमें आता है देखने में कि जब बच्चे खाना खाते हैं तो जब हाथ गंदे हो जाते हैं ना उनसे उनको काफी प्रॉब्लम आती है कि अगर हाथ गंदे हो जाते हैं, ठीक है। तो काफी सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो साथ में बैठते हैं और बार बार हाथ पोंछते रहते हैं, बार बार हाथ पोंछते रहते हैं, हर बाइट के बाद हाथ पोंछते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि फिर वो बच्चे को हर बाइट के बाद अगर वो हाथ से रोटी सब्जी खा रहा है या हाथ से कोई ऐसी चीजें खा रहा है तो हाथ गंदे देखने के बाद आगे है आपकी स्लाइड। हाँ मैं करूँ, ठीक है। तो लास्ट स्लाइड है, ठीक है। तो ये वाला सबसे कॉमन है कि जैसे ही बच्चे के हाथ में थोड़ा सा सब्जी या दाल या कुछ भी लगा तो वो बार बार उनको हाथ पोंछने की आदत पड़ जाती है, ठीक है। ये मैं के 2 कारण होते हैं कि एक तो मेरे बच्चे को वो उसको बिल्कुल पसंद ही नहीं है, कुछ कुछ बच्चे बड़े चूजी होते हैं कि मेरे हाथ पे कुछ ना लग जाए, ठीक है। दूसरा उसका कारण ये भी होता है कि कई बार क्या होता है कि जैसे ही हाथ पे लगता है तो पेरेंट्स को लगता है कि इसके कपड़े गंदे हो जाएंगे, इस कारण से वो बार बार शुरू से हाथ पोंछना शुरू कर देते हैं, शुरू से हाथ पोंछना शुरू कर देते हैं। तो उससे उसको ना वो चीज लर्न हो जाती है कि जैसे एक बाइट खाऊंगा तो मेरे को हाथ पोंछने होंगे, ठीक है।
तो जब हम अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट ईटिंग सिखाएंगे और नीटली खाना खाने सिखाएंगे, तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर यूज करेंगे। स्ट्रक्चर मतलब कि हमें इस जगह पे बैठ के खाना खाना है, ठीक है। एप्रन यूज करेंगे, डाइनिंग मैट यूज करेंगे, टिश्यू यूज करेंगे। टिश्यू इसलिए लिखा है मैंने कि कुछ बच्चों को आदत होती है, जो जो भी मैंने डिस्कस किया, ताकि अगर टिश्यू उनके साथ में होगा तो जब भी उनको नीड लगेगी कि मुझे हाथ कैसे साफ करने हैं, तो वो टिश्यू उनके पास होगा। तो ये टिश्यू यूज करना पहले हमें सिखाना पड़ेगा, ठीक है। टीच व्हाट कैन ईट, कि अगर मेरे बच्चे का हाइजीन का इश्यू है, अगर उसको ये फर्क नजर नहीं आ रहा है कि मुझे कौन सा खाना खाना है और कौन सा खाना नहीं खाना है, मतलब जो खाना अगर टेबल पे गिर गया तो वो नहीं खाना है, उसको ये भी सिखाना होगा। हाइजीन का मतलब कि उसे उसे सिर्फ हाइजीन फूड खाना है। तो वो कैसे सिखाएंगे कि हम अपने बच्चे को सिर्फ इतना, हमारे जनरल जनरल उसमें ये देखा गया है कि सिखाते कि नहीं ये नीचे गिर गया, ये छिच्छी हो गया, ये गंदा हो गया, इसको नहीं खाना है। तो हम बहुत सारी लैंग्वेज और बहुत सारी चीजें बच्चे को बताते हैं, नहीं नहीं छिच्छी छिच्छी गंदा गंदा, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना है। तो उससे क्या हो रहा है कि बच्चे की अटेंशन उस खाने की तरफ ज्यादा जा रही है, जिसको आपने छिच्छी मिच्ची विच्ची बहुत सारे वर्ड्स दे दिए हैं ना, उस पर ज्यादा अटेंशन जा रही है। आपको बिल्कुल सीधा सिखाना है कि जो खाना एक बर्तन के अंदर है उसको खा सकते हैं, जो भी खाना इस प्लेट से बाहर गिर गया वो अब जाएगा डस्टबिन, ठीक है। वो उसको हम नहीं खा सकते हैं। मतलब हमें दो कंसेप्ट सिखाने हैं, जैसे हमने सिखाया ना कि जो हमारा भुक्कू राम है वो ग्रेप्स तो खा सकता है पर साबुन नहीं खा सकता है, ठीक है। ईडेबल और नॉन ईडेबल सिखाया हमने एक तरफ, दूसरी तरफ हमें सिखाना क्या खा सकते हैं और क्या खाना है। दोनों रोटी की गस्से हैं, दो रोटी के गस्से हैं मेरे पास, एक प्लेट में रखा है और एक नीचे पड़ा हुआ है। अब मैं अपने बच्चों को पूछूंगी भुक्कूराम कौन सा खा सकता है, भुक्कूराम प्लेट वाला खा सकता है, क्योंकि नीचे वाला नहीं खा सकता बिकॉज वो डर्टी है। आप सिर्फ एक वर्ड दीजिए, डर्टी, जो भी आपको वर्ड यूज करना है, डर्टी वर्ड दे दीजिए कि वो गंदा हो चुका है या वो नहीं खा सकते हैं, एक ही वर्ड दीजिए। तो उससे बच्चे को थोड़ा थोड़ा कॉग्निटिवली इंफॉर्मेशन जाती है, ठीक है। हालांकि उनका फेवरेट फूड है तो वो छोड़ने वाले नहीं है, उस पर आपको नजर रखनी पड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो सीख जाते हैं, क्योंकि इसके लिए हमारा जो एक टीचिंग टूल है सोशल स्टोरी, वो हमें यूज करना पड़ता है, ठीक है। ट्रैश यूज करना सिखाना है, गिरे हुए खाने के लिए को उनके हाथ से ट्रैश में डलवाना है, ताकि उनको पता हो, उनको पता होना चाहिए कि ये जो खाना नीचे गिरा है इसका क्या होगा। कई बार क्या होता है, अगर मैंने खाना खा तो लिया, लेकिन अगर मेरे दो जैम्स नीचे गिर गए और मेरा मन तो आ रहा है, तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि इनके साथ मैं क्या करूं, तो उनको उठा के भी मैं खा लेता हूँ। छोटे बच्चों के लिए ये इतना काम नहीं करता, क्योंकि अभी हमने उनके साथ उतना कॉग्निटिवली काम नहीं किया है, अभी कॉग्निटिव पे काम हो रहा है। लेकिन जो बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं उनको हमें ये सिखाना ही है कि हम इस वाले नीचे गिरे हुए खाने को हम ट्रैश में फेंक सकते हैं। अगर उनको क्लियरली पता होगा कि इसके साथ इस जैम को तो मैं खा सकता हूँ, पर इस जैम के साथ क्या कर रहा है उसे पता ही नहीं है, वो तो नीचे पड़ा, कब आंटी आएंगी झाड़ू लगाएंगी तब वो साफ होगा, नहीं। अगर वो खाना नीचे गिर गया तो हमें तुरंत उठा के उसको वहां पे क्लीन करना, ठीक है। तो अपना खाना तो खाना ही है, उसको वो आसपास का खाना भी क्लीन करना सिखाना होगा, ठीक है। और यूज सोशल स्टोरी, आपको सोशल स्टोरी यूज करनी पड़ेगी कि हम कौन से खाना खा सकते हैं और नीचे गिरे हुए खाने से हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। वो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है। सोशल स्टोरी अकॉर्डिंग टू चाइल्ड बनती है, तो वो हमें, जब हमारा आपका या तो सोशल स्टोरी का टॉपिक हो गया होगा या अभी होना बाकी होगा, तो उसमें जब आप सोशल स्टोरी बनाना सीखेंगे, तो अगर आपके बच्चे का ऐसी कोई डिफिकल्टी है कि वो नीचे गिरा हुआ खाना खाता है, तो आप उस टॉपिक पर भी अपनी सोशल स्टोरी बना सकते हैं, ठीक है। कुछ जनरल गाइडलाइन है जो आपको हमेशा काम करती है। आपको कंसिस्टेंट रहना है, क्लियर रहना है, स्ट्रक्चर यूज करना है, मतलब क्लियर मतलब स्ट्रक्चर यूज करना है, ऐसे नहीं कि क्लियर साफ सुथरा रहना है, नहीं, ठीक है। कंफर्टेबल रहना है, बच्चे के साथ कंफर्टेबल रहना है। कोई भी प्लानिंग करते हो आप, तो आप यहाँ से कंफर्टेबल रहेंगे। अगर हम यहाँ से खुद एंशियस होते हैं ना, तो हमारा बच्चे भी, वो हमारे काम में भी एंशियसनेस आती है, हमारे बच्चे पे भी ट्रांसफर होती है, और वो एक्टिविटी या वो जो गोल हमने लिया वो कुछ और हो जाता है। तो यहाँ से कंफर्टेबल मतलब पीसफुल होना बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ से पीसफुल नहीं है तो गोल चेंज कर दीजिए, कोई ऐसी चीज करा दीजिए जिसमें आपका भी एफर्ट कम लग रहा है और बच्चे का भी एफर्ट कम लग रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि आप मत कराइए, ठीक है। अगर आप यहाँ से उतने पीसफुल उस मोमेंट में नहीं है, तो आप अपने गोल चेंज कर लीजिए, कोई इजी काम करा दीजिए, ठीक है। बच्चे को हमेशा डिफिकल्टीज को रेस्पेक्ट करना है, अपने बच्चे को तारीफ जरूर करनी है, और वर्क ऑन इनपुट्स, ये मैं हमेशा हमेशा मैं बोलूंगी कि इनपुट पे काम करते ही रहो, करते ही रहो, करते रहो।
प्रेज योर चाइल्ड 2 बार है, मतलब ज्यादा प्रेज करना है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। सोए तो नहीं है? सो तो नहीं गए आप लोग? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू सो नहीं, मच। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, वेलकम एवरीवन। थैंक यू सो मच मैम। मेरे बच्चों की खत्म किया है आज भाग भाग के। शाहना कैसी हो? मैं ठीक हूँ मैम। मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर दूं या अभी क्वेश्चंस? तो फिर बंद करते हैं, अगर क्वेश्चंस नहीं है तो, ठीक है। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। मैम जैसे आद्यांशी को मैं जैसे एप्पल खिला, वो एप्पल नहीं खा रही थी, तो जैसे कि मैं उसको एप्पल इंट्रोड्यूस करना चाह रही थी। तो इसका ये भी है, जब इसको जैसे बहुत भूख लगती है ना, तब आप नए चीज इंट्रोड्यूस करोगे तो वो खाती, मतलब एटलीस्ट मुंह में तो डालती है। तो जैसे स्कूल के बाहर निकली, इसको बहुत भूख लगी, उस टाइम पे मैं इसको बनाना या एप्पल। भूख लगने के साथ साथ आपने एक चीज और ऑब्जर्व करनी है, जब उसके पास ऑप्शन नहीं है। हाँ आपने बोला ना स्कूल से बाहर निकली, तो आपने, आपको लग रहा है उसे बहुत भूख लगी है, वो तो ठीक है भूख लगी होगी, लेकिन उसके पास ना, उसको वो कॉग्निटिवली अवेयरनेस है कि वो घर पे नहीं है, मम्मी कुछ और नहीं दिला सकती है, तो उसका मतलब उसको उतनी अवेयरनेस है कि अभी मेरे पास ऑप्शंस नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नहीं है तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो ऐसे से छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन ना नोट करा करो, ठीक है। ये समझ गए ना? तो ऐसे आपको क्रिएट करने हो, पार्क जाके खिलाओ। इसलिए तो पहले बच्चों को बाहर आंगन में जाके चिड़िया दिखा दिखा के खाना खिलाते थे, डाइवर्ट करने के लिए। वो डाइवर्ट तो करते थे, बच्चा जैसी चिड़िया देखेगा मुंह में टक करके डाल दिए, है ना? तो हमें भी यूज करनी है ये सब टेक्निक्स, लेकिन नए खाने को सिखाने के लिए, नई चीजों को। लेकिन जैसी वो चीज सीख ली, फिर इंडिपेंडेंट में आना है, सब में आना है, तब हमें फिर ये नहीं करना है, ठीक है। तो अंतर करना है, वो भी एक रेनफोर्सर है ना। चिड़िया को देखना एक रेगुलर बच्चे के लिए, चिड़िया को देखना एक रेनफोर्सर है, ठीक है। लेकिन हो सकता है हमारे बच्चे के लिए चिड़िया रेनफोर्सर ना हो, क्योंकि उसकी अटेंशन, उसकी जॉइंट अटेंशन अभी उतनी अच्छी नहीं है कि हम भी फिर कौवे चिड़िया नहीं दिखा पाते हैं। तो हम कुछ और यूज करते हैं, हम और कुछ कॉन्क्रीट चीज, हम चिड़िया को का, या फिर हम अपनी पपी को हाथ में रखते हैं, ये पपी है, इसके साथ खेल रहे हो, फिर आप खा रहे हैं, ठीक है। हाँ तो अब मैम बताओ। जैसे पहले मुझे लगता था कि जैसे हार्ड चीजों के लिए उसका सेंसरी है, तो वो चबा नहीं पाएगी या नहीं चबाना चाहती है, बट वो खा लेती है आराम से। मतलब फिर ये सेंसरी तो नहीं हुआ ना कि एप्पल खा रही है, लर्न लर्न। खाना नहीं जब वो चाहती। घर में है तब वो एप्पल नहीं खाएगी, क्योंकि घर में और बहुत सारी चीजें हैं अवेलेबल। तो अगर मैं घर पे हूँ, तो मैं क्यों ऐसी चीज खाऊंगी जो मुझे कम पसंद है? मेरे डब्बों में भरे रखे नमकीन बिस्किट ये वो, राजमा चावल बने पड़े हैं, तो मैं क्यों क्यों जाके एप्पल खाऊंगी? है। लेकिन अगर मैं बाहर हूँ और मुझे किसी वर्कशॉप में एक एप्पल मिला और मुझे बहुत भूख लग रही है, या मुझे स्कूल में किसी ने एक एप्पल दिया, तो मैं खाऊंगी उसकी। कंडीशनिंग हो गई ना यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये मैम अब आप, मेरे एक हाँ बताइए। सॉरी मैम, एक हाँ क्वेश्चन मेरा है। जैसे शाश्वत इंडिपेंडेंटली खा तो लेता है, लेकिन वो कभी लेफ्ट हैंड से खाता है, कभी राइट हैंड से खाता है। तो हम्म मैं कोशिश करता हूँ कि राइट हैंड से खाए, मतलब भले ही हम्म वो बाकी काम लेफ्ट हैंड से करे। तो ये करना सही रहेगा मैम अभी से, क्योंकि वो मुझे लगता है लेफ्टी है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं, ठीक है। एक तो वो राइट से खाता है, लेफ्ट से खाता है, ठीक है, वो तो एक अलग क्वेश्चन हो गया। दूसरा आपने बोला कि आपको लगता है कि वो लेफ्टी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि वो लेफ्टी है कि राइट हैंड है। अगर वो लेफ्टी है तो सिर्फ लेफ्ट से खाएगा, अगर वो राइट हैंडेड पर्सन है तो वो राइट से खाएगा। खाएगा सिर्फ एक ही हाथ से। उसके लिए क्या करना होता है, जो हम एक्टिविटीज भी करते हैं ना, हमारी जो टेबल टॉप एक्टिविटीज होती है, जो हमारी प्ले एक्टिविटीज होती है, उसमें भी हमें उसी हैंड पे प्रेफरेंस देनी है जो कि उसका डोमिनेंट हैंड है। इसको हम बोलते हैं हैंड डोमिनेंस, ठीक है। तो पहले आप उसकी हैंड डोमिनेंस चेक कर लीजिए।
अगर उसकी राइट डोमिनेंस है तो राइट से कराइए चीजें, अगर उसकी लेफ्ट है तो लेफ्ट से कराइए। ठीक है, तो पहले वो असिस्ट कर ओके लीजिए और उसके बाद में फिर एक हाथ पे फोकस। ठीक है। ओके। मैम मेरा क्वेश्चन यस की मम्मा। बताइए बंदना जी। हाँ मैम यस का आजकल क्या हो गया कि वो बिना फोन का खाना ही नहीं खाते हैं। बिना किसके? फोन मोबाइल अच्छा, में। बिना फोन के, हाँ। तो मैम ठीक है, कैसे होगा फिर? तो बिना फोन के खाना नहीं खाते तो फोन पे क्या देखती है? मैम वो देखते हैं, कार्टून देखते हैं या सॉन्ग देखते हैं? अच्छा, देखती है या चेंज करती है बार बार? नहीं मैम वही देखेंगे, चेंज नहीं करते हम। अच्छा, चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। जी मैम। ओके, तो आपको तो फोन फोन वाला तो बताया हो मोनिका ने बहुत अच्छे से, फेवरेट टॉपिक है उनके। ठीक है, चलो इसको हम क्या करेंगे ना, पहले आप इसको थोड़ा सा फेड करोगे। ठीक है, जी मैम। तो अगर वो सारा खाना फोन देख के खाती है? खाता है, लड़का है। खाता है, सॉरी सॉरी, सारा खाना मतलब ऑल फुल टाइम का खाना? जी मैम। मैं अच्छा, मॉर्निंग में भी ये स्कूल जाते हैं तब भी वही इनका है, स्कूल से आने के बाद भी वही है, नाइट में कभी नहीं देखते हैं, खा लेते हैं, लेकिन वही मॉर्निंग और दोपहर का तो वही फिक्स है मैम। अच्छा, तो मॉर्निंग में आप जल्दी में होते हो? मॉर्निंग नहीं और मैम। दोपहर में? नहीं मैम मैं जल्दी में नहीं होती हूँ मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ओके, तो आप पहले तो उसका जहाँ पे वो एक ही जगह पे बैठ के खाता है या जगह जगह पे बैठ के खाता है, मतलब डेली उसकी जगह चेंज होती है? घूम के मैम, घूम के। घूम के खाता है, ओके ओके। घूम के खाता है और फोन में गाने चलते रहते हैं, मोबाइल पे गाने चलते रहते हैं, राइम्स जी चलती रहती है। मैम। जी मैम वो मोबाइल ओके, लेके जंप भी करते रहते हैं मैम। अच्छा, मोबाइल भी हाथ में होता है? जी मैम। ओके, ठीक है। तो आप देखो, एकदम से तो फोन नहीं हटा सकते हम। जी मैम। ठीक है, कि एकदम से हमने फोन हटा दिया, तो उसके लिए आप लोग स्टेप बाय स्टेप आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, जी तो सबसे पहले तो आप उसकी सेटिंग पे काम करेंगे, जी मोबाइल मत हटाइए। ठीक है, मोबाइल मत हटाइए, मोबाइल को एक जगह रख दीजिए दूर, वो चल रहा है और वो सिट सिट बैठ के खाना खा रहे हैं, चाहे वो एक बाइट खाएं या दो बाइट खाएं या तीन बाइट खाएं। अगर उन्होंने तीन बाइट खा ली वो जाके फोन के पास जा सकता है। ठीक है, जी ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे जब वो थोड़ा सा अपना खाना खाने लगेगा तो मतलब उसको ब्रेक्स में थोड़ा सा फोन मिलेगा, ब्रेक्स में थोड़ा सा फोन मिलेगा। ठीक है, और फिर वो आके अपना खाना खाएगा। उसके बाद जब आपको लग रहा है कि हाँ अब ये बहुत मिनिमम ब्रेक्स के साथ खाना खाने लग गया है, तो आपको उस फोन को ना थोड़ा चलाना तो है लेकिन उसके रीच से अलग रखना है, ऊपर रखना है। जी ठीक है, उसके रीच से आप दूर रख दीजिए। अब वो खाना खाएगा 4 बाइट, 5 बाइट, 6 बाइट, फिर ब्रेक लेगा, ब्रेक लेके घूम के आ जाएगा क्योंकि कानों में उसकी आवाज पड़ती रहेगी। ठीक है, जी उसके बाद में जब वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा उसके बाद आप सिर्फ म्यूजिक चला के खाना खिला सकते हो। कि घर में लाइट म्यूजिक चल रहा है, उसकी पसंद का म्यूजिक चल रहा है और वो अपना खाना खा जी। मैम कभी तो वो लाइट भी ऑफ कर देते हैं इस केस में, रहा है। लाइट ऑफ कर देते हो मतलब? जिससे वो खाना खा रही है, सॉन्ग उनका चल रहा है तो लाइट ऑफ कर देते हैं। इसलिए? मैं पता नहीं है, वो तो उसी को पता होगा। अच्छा अच्छा, वो ऑफ कर देता है, लाइट्स को ऑफ कर देता है। हाँ अच्छा, तो भाई ऐसा तो नहीं कि उस वाली रोशनी में जो फोन दिखता है वो ज्यादा उनको अट्रैक्टिव लगता है? मैम मुझे तो ये नहीं पता। ओके, ये जनरली रात में करते हैं या दिन में भी करते हैं लाइट्स को दिन ऑफ? में भी मैम, दिन में भी, मतलब जैसे बहुत ज्यादा रोशनी है ना तो एक लाइट ऑफ हाँ, कर तो देगा। वो सही काम करता है, दिन में लाइट की क्या जरूरत है? आप पहले से ऑफ करके रखो, अच्छा। है ना। दिन में लाइट की क्या जरूरत है, खाना खाने के लिए हमें बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट नहीं चाहिए होती है। ठीक है, तो ये तो कोई बड़ा इशू नहीं है। आप खुद से बोल दो जाओ खाना खाएंगे, चलो ये बड़ी वाली लाइट बंद करो तो छोटी जला। कुछ चीजें तो ओके खुद से कराओ उस बच्चों को ना, ताकि उनको लगे कि मैम, हाँ अरे मेरे को मम्मी। तो पता है, लेकिन मैम यही वाला है कि इनका मोबाइल नहीं छूट रहा है। हाँ, मोबाइल नहीं छूटा तो आप उसके लिए सबसे पहले उसको 2 गस्से खाएगा, एक गस्सा खाएगा। फिर मोबाइल भी बहुत दूर नहीं रखा है, मोबाइल भी टेबल पे रखा है, थोड़ा सा दूर रखा है उसके हाथ से, कि बस जैसे उसको एक बाइट खाएगा उसको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जी जैसे जैसे उसके बाइट्स बढ़ेंगे मोबाइल दूर जाएगा। ठीक है, जी कि आपको उसका मोटिवेशन खाना ज्यादा रखना है और फिर मोबाइल की जगह आपको ना धीरे धीरे दूसरी चीजें ऐड करनी है रेनफोर्सर में। खाली जी। मोबाइल और भी उसके रेनफोर्सर्स होंगे ना? नहीं मैम बस यही इनका चल अच्छा, एक ही है, कोई बात नहीं, बहुत सारे बच्चों का एक ही होता है। और मोबाइल वैसे कोई रेनफोर्सर है नहीं, ये तो जबरदस्ती का बन गया है आजकल। तो इसको फेड आउट तो करना ही पड़ेगा। आप उसको खाली स्पीकर पे राइम्स पे ले आइए। जी
जो स्पीकर्स आते हैं ना, ब्लूटूथ स्पीकर्स। जी तो अगर हमारे घर में, अगर हम पार्टी में जाते हैं, अगर या हमारे घर में हम कोई अच्छा सा म्यूजिक लगा के खाना खा रहे हैं, तो ये अप्रोप्रिएट बिहेवियर में आता है। ठीक है, कि लाइट म्यूजिक चल रहा है, भले मेरे बच्चे के राइम्स चल रही हैं और ऊपर चल रही है स्पीकर पे, और बच्चा नीचे खाना खा रहा है, तो इट इज मोर अप्रोप्रिएट बिहेवियर ना। और फिर जब किसी बच्चे का इंटरेस्ट खाने में आ जाएगा ना, अगर सपोज बच्चे को इंटरेस्ट आ गया खाना खाने में, अगर कड़ी चावल उसको इतने पसंद आ गए, तो उसको वो राइम्स वाइम्स कुछ समझ नहीं आती है। ठीक है, उसके बाद जब मोटिवेशन, नहीं नहीं, ये नोटिस किया, जैसे इनको सांभर इडली मिल गया तो इनको फोन नहीं चाहिए, इनका जो मन पसंद है कढ़ी चावल मिले इनको फोन नहीं चाहिए, और मैम हाँ के हो नहीं पाएगा। जैसे हाँ इनका ये आएंगे तो दाल चावल रोटी सब्जी मिल गई तो इनको इसमें चाहिए फोन। ठीक है, समझ गई मैं। तो आपको बस यही करना है कि आपको अभी खाने में मोटिवेशन देना है, तो जब तक आपको फोन पे काम करे तो अच्छा अच्छा खाना खिलाओ उसको। जी ठीक है, मैम। तो उसके पसंद का खाना दो। ठीक है, आप लोग भी अपने सजेशन दे सकते हैं, अगस्त्य पापा और अत्यांशी मम्मा। हो सकता है कि मेरे से ना एक एक मिस हुआ है, मैं अगर अभी सब लोगों को तो बता देती हूँ। एक स्लाइड शायद मिस हो गया, डिलीट हो गया लग रहा है। कि एक स्लाइड में मैंने ये लिखा था कि आप अपने बच्चों को न्यूट्रिशंस डाइट कैसे देंगे, वो तो मैंने डाला था शुरू में ही, लेकिन डिस्कस नहीं हुआ है, तो ये मैं अभी बता देती हूँ कि न्यूट्रिशंस डाइट देनी बच्चे को बहुत जरूरी है। ठीक है, तो न्यूट्रिशंस डाइट का एक टाइम बना लीजिए। ठीक है, हमारे बच्चे की 4 डाइट होती है दिन में, ब्रेकफास्ट, लंच, फिर शाम का, फिर रात का, 3 से 4 डाइट होती है। उसमें से एक डाइट को आप न्यूट्रिशंस डाइट बना दीजिए, जिसमें आप सारे न्यूट्रिशंस वाला खाना बनाएंगी, और चाहे उसे अपने हाथ से खिलाएंगी। उसमें आप कोई गोल मत रखिए कि बच्चा खुद से खाएगा, बस बैठने वाला छोड़ के। ठीक है, घूम घूम के खाना कभी भी अलाउड नहीं है। आप रेनफोर्सर ले सकते हो, बगैर फोन, फोन नहीं होना चाहिए रेनफोर्सर, कोई और रेनफोर्सर हो सकता है, लेकिन वो छोटा सा न्यूट्रिशंस मील, चाहे वो कोई स्मूदी हो सकती है जिसमें सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। अगर आपका बच्चा ऐसे ही ड्राई फ्रूट्स खा लेता है चलते फिरते, या फ्रूट्स खा लेता है, तब आपको उतना जरूरत नहीं है न्यूट्रिशंस पे काम करने की। लेकिन बहुत सारे बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं। अगर ऐसा है तो आपको उनके लिए उसको आपको सबको पता ही है रेसिपी कैसे बनती है, पूरा ग्रेट करके, कस के, स्मूदी बना के, पराठा बना के उस न्यूट्रिशन डाइट को खिलाना है। ठीक है, तो वो डाइट आपके कंट्रोल में होगी, और वो डाइट आप तब खिलाएंगी जब आपके पास टाइम होगा। जल्दी जल्दी नहीं खिलाएंगी कि सुबह को आपको टिफिन भी बनाने हैं, स्कूल भी भेजना है बच्चों को, तो उस समय पे वो आप जल्दी जल्दी खिलाएंगे तो आप बना भी नहीं पाएंगी रोज, और बच्चे को खिलाने में भी आपको थोड़ा सा ना ये पीस ऑफ माइंड कम रहेगा। ठीक है, तो न्यूट्रिशन पे काम करना है। फिर किसी किसी डाइट के साथ आप बहुत सारी साथ में बैठिए। ये तब की बात है जब मेरा बच्चा सीख जाता है खाना खाना, मतलब जब उसको बहुत ज्यादा सेंसरी इश्यूज नहीं हो रहे हैं, तो आप अपने बच्चे के खाने के साथ में कम्युनिकेशन एक्टिविटी, मतलब बहुत सारी लैंग्वेज एक्टिविटी ऐड कर सकते हो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? हेलो मैम। हाँ मैम, जी, न्यूट्रिशियस फूड और ड्राई फ्रूट्स में हमारे बच्चे के लिए कौन कौन से फ्रूट और ड्राई फ्रूट ज्यादा कंपलसरी हैं? देखो वैसे मैं न्यूट्रिशन की ना, हमें हमारी वर्कशॉप होने वाली है, वैसे कल थी लेकिन अभी 30 को है। यस ठीक है, मैम। तो वो एक अलग से न्यूट्रिशन डाइट की आपकी वर्कशॉप होगी। ठीक है, उसमें आपको सब पता चल जाएगा। वो ओके मैम। पूरे रेसिपी भी बताएंगे कुछ कुछ, और पूरे जो मैम है, रिचा शर्मा मैम है, रिचा मैम है, वो पूरी ऑटिज्म न्यूट्रिशनिस्ट है, तो वो मुझसे ज्यादा अच्छा बता पाएंगी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ठीक है, यस मैम। थैंक बाकी यू। तो जो कॉमन मदर, मैं भी तो मदर के हिसाब से बताऊंगी देखो, है ना। तो यस आप जैसे आलमंड है, यस। और वॉलनट। हाँ वॉलनट वो, अखरोट। ये दो यस बहुत मैम। जरूरी। कैश्यू नट तो हम मैम, लोग अवॉइड करते हैं थोड़ा सा। ओमेगा 3। ओमेगा 3। हाँ, रिचा मैम का वेट करो। ओके मैं इस मैम। पे कमेंट नहीं करूंगी, हाँ बस बादाम अखरोट तक हूँ मैं बस। ठीक है, ओके। यस हाँ मैम। ओके। हाँ, ठीक है, इसके लिए आप वेट कर लो थोड़ा सा, अभी होने वाली है। यस ठीक है, मैम। ओके। थैंक यू मैम। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, यस मैम। और रिलेट रिलेट क्या करो, जो मैंने बताया, जो दूसरे टीचर्स बता रहे हैं, वो थोड़ा अपना अलग बताते हैं, मतलब सबका बताने का तरीका एक अलग है, लेकिन सबका जो जिस्ट है वो सब सेम है। ठीक यस। है, तो सबको यस। जोड़ के फिर आपको अपना निकालना है, क्योंकि जो चीज जो मैंने आपको बताई है, जब आप भी मुझे बताओगे ना उल्टा, तो थोड़ा अलग ही बताओगे।
अपने एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज के हिसाब से बताओगे, ठीक है। तो इसको आपस में आपको जोड़ना है सारी नॉलेज को, और फिर यूज भी करना है, ठीक है। चलिए, बाय बाय एवरीवन। बाय मैम। बाय मैम। बाय।